नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। किसी महिला की दुर्दशा पर क्रोधित होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने चूसी की ओर देखा जो दूर से आत्मसंतुष्ट दिख रहा था, और कियाओकियान ने चूसी को उसकी बाहों में पकड़ रखा था। उनका रक्तचाप फिर से बढ़ गया। यदि वह चूसी और कियाओकियान से मानसिक रूप से प्रभावित नहीं हुआ होता, अपने चरम में एक साथ 4 मार्शल जनरल क्षेत्र विशेषज्ञों का सामना करते हुए उसे किस बात का डर होगा। भले ही वह जीत नहीं सका, लेकिन निश्चित रूप से वह एक भी आदान प्रदान में गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होगा। धिक्कार है। जैसे ही वह शाप देने वाला था, ये चेन को अपने गले में मिठास महसूस हुई और उसके भीतर से खून का एक और प्रवाह फूटने का खतरा था। ये सब चूसी वह घृणित कचरा था जिसने उसे इस संकट में डाल दिया। और कियाओकियान भी, वह इतनी अंधी कैसे हो सकती है। मैं निर्विवाद अद्वितीय प्रतिभा हूं। क्या 18 वर्षीय मार्शल मास्टर रियलिम कल्टीवेटर आप पर विजय पाने में असफल नहीं हो सकता। ये चेन ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसके दांत पहले से ही खून से लाल हो गए थे। मानसिक रूप से चूसी और कियाओकियान को बेवकूफ जोड़ के रूप में कोसने के बाद हमलों की दूसरी लहर आने से पहले वह तेजी से दरवाजे से बाहर भाग गया। हम हरी भरी पहाड़ियां बनी रहती हैं और साफ पानी हमेशा बहता रहता है। नदी के 30 वर्ष पूर्व, नदी के 30 वर्ष पश्चिम। मैं ये चेन निश्चित रूप से आज का बदला लूंगा। ये चेन एक बार फिर फूट पड़ा और अपने पीछे केवल एक बात की छवि छोड़ गया। उनकी गति एक सामान्य मार्शल जनरल रियलिम विशेषज्ञ से भी तेज थी। युवा मास्टर, क्या हमें? झाओ गैन ने चूसी से पूछा कि क्या उन्हें उसका पीछा करना चाहिए। जब तक यंग मास्टर आदेश देता, वे तुरंत ये चेन का पीछा करने के लिए निकल पड़ते। चूसी ने अपना सिर हिलाया। पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल झाओ। आपका काम हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाँ, झाओ गैंग और अन्य 3 सहमत हुए, अपनी आभा को दबा दिया और फिर वापस अंधेरे में चले गए। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया, झाओ गैंग और अन्य लोग जानते थे कि उनके लिए यंग मास्टर की व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे पहले थी। चूसी ने खाली दरवाजे पर नजर डाली। वह अच्छी तरह से जानता था कि केवल झाओ गैंग और अन्य लोगों के साथ वे ये चेन को नहीं मार सकते। उसका पीछा करना निरर्थक होगा, खुद को बचाना ही काफी था। हालांकि ये चेन की कार्रवाई आज उनकी उम्मीदों से कुछ हद तक परे थी। आखिरकार नकली साजिश में ये चेन को कियाओकियान ने पीछे हटने के लिए मना लिया और कछुए का खोल लेकर चला गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये चेन वास्तव में लड़ने की हिम्मत करेगा। यदि वह सतर्क न होता और सब कुछ पहले से न बता देता, तो शायद उसे यहाँ नुकसान उठाना पड़ता। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में सिम्युलेटेड कथानक पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। सिस्टम अधिकतर संदर्भ के रूप में कार्य करता है। वास्तविक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आसानी से तितली प्रभाव पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कियाओकियान जैसा एक छोटा पात्र अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो सीधे ये चेन को खून की उल्टी करवा सकता है, और ये चेन को इसके कारण बचने के लिए नींव को नुकसान पहुंचाने वाली गुप्त कला का उपयोग भी करना पड़ा। कोई केवल इतना ही कह सकता है, शाबाश। जहां तक सिस्टम के माध्यम से मजबूत होने की बात है, चूसी को लगा कि यह सुनिश्चित करना कि वह सुरक्षित रूप से रह सके सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात थी। डिंग, पता चला कि मेजबान ने मनोवैज्ञानिक युद्ध करने के लिए एक अज्ञानी युवा महिला का उपयोग किया जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। इनाम 100 खलनायक अंक। डिंग, पता चला कि मेजबान ने पहले से ही एक के खिलाफ लड़ने के लिए घात लगाई थी जिससे डेस्टिनी के बच्चे को गंभीर चोटें आई और उसकी नींव को नुकसान पहुंचा जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। इनाम 200 खलनायक अंक। डिंग, पता चला कि मेजबान ने प्रिया को चुरा लिया जिससे डेस्टिनी के बच्चे को हरी बत्ती की खुराक मिल गई जिससे डेस्टिनी के बच्चे और उसके साथी के बीच संबंध टूट गया जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। इनाम 1000 खलनायक अंक। इस समय सिस्टम के संकेत उसके दिमाग में लगातार बज रहे थे। अरे बकवास, मुझे जैकपॉट मिल गया। 15 अध्याय 15 कियाओकियान की मानसिकता में बदलाव बहुत शुरू। हमने इसे अमीर बना दिया, इसे अमीर बना दिया, अब इसे आप बास को कहते हैं। चूसी ने अपने होंठ चाटे। उसके मुंह के कोने मुड़ने से रुकने में असमर्थ हो गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ ये चेन के साथ खिलवाड़ करके उसे इतने सारे खलनायक मिलेंगे। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में इस तरह के और अच्छे कार्य करने चाहिए। आखिरकार क्या वे ऐसा नहीं कहते, लूटने और हत्या करने से बहुत धन मिलता है। अब चूसी की नजर में ये चेन बस एक दयालु पैसे वाला डिलीवरी बॉय था। पैनल की जांच करें, चूसी ने मन ही मन सोचा। मेजबान चूसी। ताकत, मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र, पहला स्वर्ग प्रारंभिक चरण। मूल्यांकन, ठोस आधार, स्वस्थ शरीर, एक अच्छी अकादमी में प्रवेश पाने में सक्षम। खलनायक अंक 1391। जीवन अनुकरण लागत 10। ... बहुत बढ़िया। खलनायक बिंदुओं को देखते हुए जो अंततः 4 अंकों तक पहुंच गए थे, चूसी अंततः अपना सिर ऊपर उठा सका। प्रति सिमुलेशन 10 अंक की वर्तमान खपत दर को देखते हुए वह कुल 139 गुना खर्च कर सकता है। 139 बार। इसका अनुवाद 100 से अधिक जिंदगियों में हुआ। यदि उसने अपनी खेती को ढेर करने के लिए उन सभी का उपयोग किया तो क्या वह तुरंत स्वर्ग तक नहीं पहुंच जाएगा? चूसी ने अपने हृदय में उमड़ती भावनाओं को बलपूर्वक दबा दिया। कोई भी सामान्य जीवन जीने को तैयार नहीं था, विशेषकर वह नहीं जो पहले से ही एक औसत जीवन जी चुका हो। बेशक खलनायक के बिंदुओं को लापरवाही से बर्बाद करने का विचार चूसी के लिए सिर्फ एक क्षणभंगुर विचार था। सबसे पहले जैसे जैसे किसी की ताकत बढ़ती गई, सिमुलेशन की लागत बढ़ती गई। दूसरे, उन्होंने अभी भी मौजूदा संकट का समाधान नहीं किया है। जैसे ही उसने आधे महीने से कुछ अधिक समय में घर पर अपनी आस दुखद मौत को याद किया, चूसी की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। सबसे जरूरी मामला उस विश्वासघाती बूढ़े योजनाकार को ढूंढना था जो अनुकरण में 19वें दिन दिखाई दिया था। आज के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं इसे निपटूंगा। जब मैं घर पहुंचूंगा तो इसके बारे में सोचूंगा। पैनल को हटाकर चूसी काफी हद तक शांत हो गया। अफसोस, दूसरी पीढ़ी के पूर्वज का सुखद जीवन अभी भी एक लंबी और कठिन यात्रा जैसा लग रहा था। ओह, अपनी छाती से आ रही हलचल को महसूस करते हुए चूसी को अंततः एहसास हुआ कि उसकी बाहों में अभी भी कोई है। कियाओकियान का चेहरा लाल हो गया था। उसकी नाजुक नाक जुड़ीदार थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका कंधा पकड़े जाने से गर्म और पसीने से तर हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी थी। उसका शरीर काफी मजबूत होना चाहिए था। तो चूसी के एलियन से वह अभी भी सुन्न क्यों महसूस कर रही थी? ये बदमाश उसे कितनी देर तक पकड़े रहने वाला था? कियाओकियान अंदर से बड़बड़ाता रहा लेकिन स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह शुतुरमुर्ग की तरह चुपचाप अपना सिर झुकाए रही। ओह, मैं तो तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। चूसी मुस्कुराया और उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। ये सुनकर कियाओकियान ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपने दूसरे हाथ से अपने थोड़ा सुंदर नाजुक कंधे को थपथपाया। आपने अभी बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं शाम के भोज के बाद किसी को तुम्हें घर भेजने के लिए कहूंगा। ओह, चिंतित युवा लड़की को देखकर चूसी को उसे जाने देने में थोड़ी झिझक महसूस हुई।
आखिरकार उसने उसके लिए बहुत सारे खलनायक बिंदुओं का योगदान दिया था और उसने ये चेन के प्रमुख खतरे को अस्थायी रूप से हल कर दिया था। इसके अलावा जब भी आवश्यक हो वह उसे कुछ लाभ प्रदान कर सकती थी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि याओ काफी उपयोगी था। मैनर होटल में बैंक्वेट हॉल। जैसे जैसे रात के खाने का समय नजदीक आता गया, चू परिवार के नौकर लगातार मुख्य हॉल में व्यंजन लाते रहे। परोसा गया कोई भी व्यंजन 5 सितारा मानकों के अनुरूप था। उनमें से कई विदेशी जानवरों के व्यंजन थे जिनका सेवन करने से किसी की काया में निखार आ सकता था। सभी व्यंजन परोसे जा चुके थे। ये शाम के नायकों के सामने आने का समय था। बटलर के मार्गदर्शन में चूसी और कियाओ दूसरी मंजिल से लालकालीन पर शान से चले। एक का चेहरा सुंदर जैद जैसा है, दूसरे का स्वर्गीय सौंदर्य है। उन्हें केवल एक आदर्श जोड़ी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अनुकरण में कियाओ को हमेशा सीढ़ियों से नीचे ले जाया जाता था, इसलिए उसने प्रकट होने के क्षण से ही एक गहरी अभिव्यक्ति बनाए रखी थी। लेकिन अब वह अनुकरण के बिल्कुल विपरीत थी। उसका जीवंत मुस्कुराता हुआ चेहरा वसंत ऋतु में एक नाजुक फूल की तरह खिल गया। उसका गोरा छोटा हाथ धीरे से चूसी के साथ जुड़ गया और शुद्ध खुशी का एक संकेत उसके थोड़े से उठे हुए होठों पर लटक गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ये छोटी लड़की अपने चरित्र में बहुत गहराई तक डूब गई है? चूसी ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी परवाह मत करो, वैसे भी आज के बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। भाई से मोह मत करो, भाई तो बस एक किंवदंती है। फिलहाल उन्हें इस दिखावटी प्रदर्शन को जल्द खत्म करने की जरूरत थी। बैंक्वेट हॉल के अंदर जो मेहमान एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे या मेलजोल बढ़ा रहे थे, उन्होंने चूसी और युवती की ओर देखा। ये युवा मास्टर चू वास्तव में मौज मस्ती करना जानता है। उसे अभी तक मार्शल अकादमी में प्रवेश भी नहीं मिला है और वह पहले से ही खूबसूरत कंपनी का आनंद ले रहा है। कौन कहता है कि वह नहीं है? लेकिन अच्छा हुआ कि उसे पत्नी मिल गई। यह उसे हर दिन पूरे शहर में परेशानी पैदा करने से रोक सकता है। हम राक्षसी आपदा फैल रही है और विदेशी जानवरों का खतरा प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये लड़का अभी भी यहाँ रोमांस में लिप्त है। वर्तमान युग के लिए ये कितनी त्रासदी है। लेकिन इसके बारे में बात करते हुए यंग मास्टर चू का स्वाद काफी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जबकि नीचे की भीड़ बाहर से मुस्कुरा रही थी, उनमें से अधिकांश निजी उपहास और कटाक्ष में व्यस्त थे। लंपट आवारा के रूप में चूसी की कुख्यात छवि एक दिन में नहीं बनी थी। अपने परिवार की अपार संपत्ति पर भरोसा करते हुए उसने कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं खड़ी की थी। यदि आज चू परिवार की प्रतिष्ठा नहीं होती तो वे इस बचकानी सगाई भोज में शामिल होने की जहमत नहीं उठाते। इस प्रकार उनके लिए ये भोज विशुद्ध रूप से सामाजिक मेलजोल का एक अवसर था। ऊंचे खड़े होकर चूसी की नजर तेज थी और उसने हर चीज को स्पष्ट रूप से समझ लिया। वह भीड़ की प्रतिक्रियाओं से बिल्कुल बेपरवाह थे। वैसे भी यह महज एक औपचारिकता थी, वह यहाँ उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यंग मास्टर चू का स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं यंग मास्टर चू और मैडम चू को आपकी खुशहाल शादी के लिए बधाई देता हूँ और आपको जल्दी एक बेटा हो। समय उड़ जाता है, पलक झपकते ही यंग मास्टर चू की शादी हो रही है। आहा, मैडम चू वास्तव में अद्वितीय सुंदर है, देखने लायक है। युवा मास्टर चू वास्तव में धन्य है। लिटिल सी, मैं तुम्हें टोस्ट दूंगा। आज हम दोनों को खूब पीना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने दिल में चूसी को कितना तुच्छ समझते थे। बाहरी तौर पर वे ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे 3 दिन और 3 रातों तक उसके साथ शराब पीने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। चूसी ने कियाओ का हाथ पकड़कर विनम्रतापूर्वक एक करके सभी का अभिवादन किया। पूरे हॉल में सद्भाव और आपसी आनंद का माहौल था। बेशक चूसी लगातार अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि एक अनुकरण में उस डरपोक चेन ने उसके खिलाफ योजना बनाई थी और उसे मार डाला था। 16 उपकरण को दूर भेजना। चू परिवार में परिवर्तन। जल्द ही शादी का बोझ समाप्त हो गया। हर कोई पशु पक्षियों की तरह तितर बितर हो गया। आखिरकार चूसी को ठीक से आराम करने का समय मिल गया। इतना मुस्कुराने से मेरी गाल दुखने लगे हैं। चूसी ने जोर से हाँफते हुए अपने मुंह के थोड़े कड़े कोने को खींचा। पफ, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम नकली मुस्कुराने वाले लड़के थे। कहा। पास में खड़ी कियाओ अपना मुंह बंद करने और आंखें झपकाने के अलावा हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। चूसी ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। क्या सच में तुमने मुझे छेड़ने की हिम्मत की? क्या अब तुम मुझसे नहीं डरते? क्या ये लड़की गैर न्यूटोनियन द्रव से बनी थी? उसका रवैया इतनी जल्दी क्यों बदल गया? क्या वे आज दोपहर मौत से नहीं लड़ रहे थे? इसमें डरने की क्या बात है? तुम भयंकर जानवर नहीं बनोगे और मुझे नहीं खाओगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लानत है, ये लड़की अचानक इतनी सख्त क्यों हो गई? यदि आप उसे 3 दिनों तक अनुशासित नहीं करते हैं तो वह छप्पर फाड़ना शुरू कर देगी। भले ही मैं तुम्हें नहीं खा सकता, मैं तुम्हें खा सकता हूँ। चूसी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे नहीं खाओगे लेकिन तुम मुझे खाओगे? कियाओ थोड़ा भ्रमित था। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि चूसी का मतलब क्या है, लेकिन उसके दुष्ट रूप को देखकर वह निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं कह रहा था। ये देखकर कि उसे समझ नहीं आया, चूसी को तुरंत लगा कि यह नीरस और रुचिकर है। लापरवाही से कहा, ये खाओ वह खाओ नहीं है, इसे भूल जाओ। तुम अभी भी युवा हो, तुम वयस्क दुनिया को नहीं समझोगे। अरे अपने वाक्यों को आधा अधूरा मत छोड़ो, ये सब क्या बकवास है? कियाओ उसके शब्दों से भ्रमित हो गया था। वह अपने जीवन में पहलियां बोलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी और उसने कहा कि वह जवान थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और केवल अपना टखना देख सकी। मैं सचमुच थोड़ा छोटा हूँ। युवा मास्टर का मतलब है कि वो युवा मालकिन को पूरी तरह से निकल जाना चाहता है। उनके पीछे ज्यूली ने अपना मुंह ढक लिया और अंधेरे में कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाओ एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। पाह विकृत, भले ही मुझे कोई भयंकर जानवर खा जाए, मैं तुम्हारे जैसे बड़े बदमाश को मुझे खाने नहीं दूंगी। शर्माते हुए उसने एक घोषणा नीचे पटक दी। इमारतों के एक शानदार परिसर के सामने चूसी एक सीमित संस्करण सुपरकार से बाहर निकला। हालांकि उनके परिवार ने उन्हें एक ड्राइवर और एक समर्पित कार उपलब्ध कराई थी। अब जब चूसी, जो पूरी जिंदगी गरीब रहे, के पास साधन थे, तो वह एक सुपरकार के रोमांच में कैसे शामिल नहीं हो सकते थे। हालांकि यह एक उच्च मार्शल दुनिया थी जहां मार्शल कलाकारों की गति सामान्य कारों की तुलना में धीमी नहीं थी, फिर भी उनके लिए पैदल यात्रा करना बहुत उबाऊ था। पैदल दौड़ना क्या धार के साथ एक्सीलेटर पर पैर पटकने जितना संतुष्टिदायक था। अपने पिछले जीवन में उनका सबसे बड़ा सपना शहर में एक लग्जरी कार चलाना था। इस जीवन में उसने इसे हासिल कर लिया था। इस बात पर ध्यान न दें, यात्री सीट पर पैर। ये स्टीयरिंग व्हील छूने पर काफी चिकना लगता है। अब जब चीजें खत्म हो गई हैं तो मैंने वह काम भी पूरा कर लिया है जो आपने मुझे दिया था। आप मुझे घर कब जाने दे सकते हैं? लाल सुपरकार के अंदर से कियाओ की कोमल आवाज आए। वह 2 या 3 दिनों से वापस नहीं आई थी और उसे अपनी मां की बहुत याद आती थी। डरो मत, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, है ना? चूसी ने लापरवाही से कहा, फिर कुछ ही दूरी पर स्थित अंधेरे क्षेत्र की ओर इशारा किया। अगले ही पल झाओ गैंग की सम्मानजनक छवि उसके सामने प्रकट हुई। युवा मास्टर, आपके क्या आदेश हैं? मिस कियाओ को घर तक ले जाने के लिए 2 भरोसेमंद लोगों को खोजें।
सुनिश्चित करे कि उसकी सुरक्षित डिलीवरी हो। हाँ, कियाओ कियान के संबंध में चूसी का हमेशा से उसका उपयोग करने का इरादा था। वह महज एक उपकरण व्यक्ति थी जिसका इस्तेमाल वह ये चेन से निपटने के लिए करता था। अब टूल व्यक्ति का कार्य पूरा हो गया है, उसके लिए उससे दूर रहना ही सबसे अच्छा था। अधिमानतः उसके करीब भी न जाना। ऐसा न हो कि किसी दिन दुनिया उसके साथ फिर से खिलवाड़ करेगी। कियाओ कियान को विदा करने के बाद चूसी ने प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड को कार की चाबियां फेंक दी और सीधे अंदर चला गया। चू परिवार की पैतृक भूमि ने रोम शहर के दक्षिणी भाग में एक बड़ी पर्वत श्रृंखला पर कब्जा कर लिया था। ये सही है, ऊंचे पहाड़ी गेट के पीछे इमारतों का ये पूरा परिसर चू परिवार का था। और चूसी इस पीढ़ी के एकमात्र प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी होने के नाते उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी थी। यंग मास्टर। रास्ते में जिसने भी चूसी को देखा उसने सलाम में अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखों में गहरा डर झलक रहा था। ये स्वामी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। यदि वे उसे प्रसन्न करने में सफल हो गए तो उनका भाग्य दयनीय होगा। उद्धरण चिन्ह। चूसी ने अपने प्रति उनके डर को देखा, लेकिन उसने अपने दिल में कुछ भी महसूस नहीं किया। ये तो अच्छा था कि वे उससे डरते। इस तरह ये दूसरी पीढ़ी के पूर्वज के रूप में उनकी पहचान में फिट बैठता है। इसी समय भूरे कनपटियों वाला एक व्यक्ति वहां से गुजरा। यंग मास्टर। चूसी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जो व्यक्ति आ रहा था वह परिवार का प्रबंधक चूफू था। चूफू का असली नाम सुनफू था और वह लगभग 100 वर्षों से चू परिवार के साथ था। सनफू के परदादा की पीढ़ी के बाद से उनके परिवार ने चू परिवार के लिए प्रबंधक के रूप में काम किया था। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन चू परिवार को समर्पित कर दिया था। इस प्रकार चूसी के दादा द्वारा उन्हें चू उपनाम दिया गया और बाद में उनका नाम बदलकर चूफू कर दिया गया। अंकल फू। उसे देखकर चूसी ने शायद ही कभी गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। अंकल फू ने व्यवहारिक रूप से उसे बड़े होते देखा था। उसे याद है कि एक बार जब वह छोटा था तो उसने शरारत से उस आदमी की गर्दन पर पेशाब कर दिया था। चूफू की अभिव्यक्ति कुछ चिंतित थी और वह चूसी की ओर तेजी से बढ़ा। युवा मास्टर। आज परिवार में कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि दूसरे मास्टर के परिवार में कुछ बदलाव हुआ है। परिवार के बुजुर्ग और कुलपति सभी आज दोपहर चले गए। ये सुनने के बाद चूसी ने गुप्त रूप से सोचा, जैसा कि अपेक्षित था। उन्हें याद आया कि पिछले सिमुलेशन में यह उल्लेख किया गया था कि परिवार में एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ था। उनके बड़े चाचा चू यांग्याओ के परिवार ने उन्हें धोखा दिया था और भागने से पहले उन्होंने परिवार की विरासत भी चुरा ली थी। जहां तक ये बात है कि विरासत क्या थी, चूसी, जो केवल आनंद की परवाह करता था, नहीं जानता था और उसने कभी भी यह जानने की जहमत नहीं उठाई थी। वह केवल इतना जानता था कि वस्तु हमेशा परिवार के खजाने में रखी जाती थी। 17 अध्याय 17 बाघ की तरह भयंकर कार्यों की झड़ी और फिर पहचानने की युद्ध शक्ति। अपने बड़े चाचा चू यांग्याओ के परिवार के मामलों के संबंध में चूसी के पास अस्थायी रूप से हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह महज एक प्रथम स्तरीय मार्शल कलाकार क्षेत्र था जो इन मार्शल कमांडरों और मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञों के सामने एक चींटी जितना छोटा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आसमान गिरता है तो क्या लंबे लोगों को उसे संभालना नहीं चाहिए? उसे बस एक उचित दूसरी पीढ़ी के पूर्वज की भूमिका निभाने की जरूरत थी। स्वतंत्रता, अपने माता पिता से दूर रहना, आराम, आनंद। अपने विशिष्ट निजी प्रांगण में लौटते हुए चूसी सबसे पहले खेती के लिए विशेष रूप से अलग रखे गए प्रशिक्षण कक्ष में गए। चू परिवार के पास अपने स्वयं के प्रशिक्षण मैदान थे। उनमें से दर्जनों बड़े और छोटे थे। हालांकि मुख्य शाखा के एकमात्र वैध पुत्र और कबीले प्रमुख के प्रत्यक्ष पोते के रूप में उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिष्ठा की मांग करती थी, इसलिए उन्होंने अपने ही आंगन में एक प्रशिक्षण कक्ष बनवाया था। बात सिर्फ इतनी थी कि इसके पूरा होने के बाद से उन्होंने एक बार भी अंदर कदम नहीं रखा था। प्रशिक्षण कक्ष चूसी के प्रांगण के पश्चिम की ओर स्थित था। इसका प्रवेश द्वार बड़ा नहीं था और साज सज्जा बिल्कुल नहीं थी। अंदर वस्तुएं चमकदार और विस्तृत थी, फिर भी उसने उन्हें छुआ तक नहीं था। ये ज्योली और अन्य लोग थे जो अक्सर सफाई करने आते थे, इसलिए प्रशिक्षण कक्ष पूरी तरह से धूल रहित था और काफी सुखद खुशबू आ रही थी। प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मेरे लिए बहुत परेशानी भरा है। चूसी ने लापरवाही से अंदर देखा। जीवन सिमुलेटर होने के कारण उन्हें कठिन प्रशिक्षण पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने मार्शल पद को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण पर प्रयास खर्च करने की तुलना में चूसी ने सिस्टम के माध्यम से सीधे जीत के फल का आनंद लेना पसंद किया। क्या व्यवस्था का खुलेआम दोहन अद्भुत नहीं है? सिस्टम का शोषण करना कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगता है और सिस्टम का हमेशा के लिए शोषण करना हमेशा के लिए बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि वह इन सभी उपकरणों को वही धूल चटा दे जहां वे थे। प्रशिक्षण कक्ष के एक कोने में एक विशाल उपकरण खड़ा था जो एक व्यक्ति से भी ऊंचा था। उपकरण के केंद्र में नरम सामग्री से गद्देदार एक धसा हुआ खांचा था। उसके बगल में प्रिंटर जैसा दिखने वाला एक और उपकरण था। चूसी की यात्रा का लक्ष्य भी यही था। सबसे बड़ा कॉम्बैट पावर टेस्ट था। इसका कार्य सरल था, कॉम्बैट पावर वैल्यू का परीक्षण करना। परीक्षण के दौरान किसी को केवल धंसे हुए खांचे में जोर से मुक्का मारने की जरूरत थी। दाव पावर परीक्षक बहुत छोटा था। इसके नीचे एक छोटा अवतल छेद था और इसके बगल में एक डिस्पोजेबल स्टेराइल सैंपलिंग सुई रखी गई थी। आइए पहले दाव पावर का परीक्षण करें। चूसी ने अपने बगल में दाव पावर टेस्ट को देखा और धीरे से कुछ शब्द बोले। मार्शल दाव पावर शक्तिशाली थे। इसका कारण यह था कि उनके शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संवाद कर सकते थे और खुद को मजबूत करने के लिए उस ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। दाव पावर मानव शरीर के भीतर निहित ऊर्जा की मात्रा को संदर्भित करता है। सामान्य लोगों के पास आमतौर पर एकल अंकीय मान होते थे क्योंकि उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने की प्रतिभा का अभाव था। सामान्य लोगों के लिए भौतिक सीमा लगभग 15 दाव पावर पॉइंट थी। इस दुनिया में मार्शल कलाकारों को मापने के लिए दाव पावर मूल्य भी एकीकृत बेंचमार्क था। दायरा जितना ऊंचा होगा दाव पावर का मूल्य उतना ही अधिक होगा। उनकी याद में आखिरी बार उन्होंने स्कूल में अपनी दाव पावर का परीक्षण किया था। तब परीक्षा परिणाम 68 अंक था। ऊंचा नहीं लेकिन नीचा भी नहीं। दाव पावर 50 अंक से अधिक का मतलब अर्ध मार्शल कलाकार दायरे तक पहुंचना है। एक अर्ध मार्शल कलाकार अधिकतम दाव पावर मूल्य 99 अंक तक पहुंच सकता था। यदि कोई 100 अंक तक पहुंच जाता है तो वह मार्शल आर्टिस्ट रैंक में प्रवेश करेगा। मार्शल एसेंस को संघनित करने वाले मार्शल कलाकार अपने डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जिससे 99 अंकों की भौतिक बेड़ियां टूट सकती हैं। हम यहाँ चले। चूसी ने एक नमूना सुई उठाई, अपनी बाईं तर्जनी की नोक से रखी एक बूंद निकाली और इसे दाव पावर टेस्ट के अवतल छेद में डाल दिया। एक हल्की बैंगनी रोशनी ने सुई पर रख के नमूने को स्कैन किया, फिर हल्की टपक ध्वनि उत्सर्जित की। दाव पावर टेस्ट की लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन पर एक मान पॉपअप हुआ। 103। इस मूल्य को देखकर हालांकि वह पहले से ही अपने दिल में परिणाम जानता था, चूसी मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी मुट्ठी कसकर भींची। 103 दाव पावर पॉइंट की लगभग 20 दिनों की कठिन साधना का परिणाम था। अब आइए कॉम्बैट पावर इंडेक्स का परीक्षण करें। कॉम्बैट पावर इंडेक्स एक मार्शल आर्टिस्ट की अधिकतम ताकत को दर्शाता है जिसे बाद में डेटा संक्षिप्त नाम में बदल दिया गया। सामान्यतः कॉम्बैट पावर वैल्यू और दाव पावर वैल्यू के बीच का अनुपात 1:1 था। इसका मतलब यह था कि दाव पावर का मूल्य कितना भी अधिक क्यों न हो, कॉम्बैट पावर का वह मूल्य भी उतना ही अधिक होगा जिसके साथ वह विस्फोट कर सकता है। हालांकि कॉम्बैट पावर इंडेक्स को दाव पावर की तरह नहीं किया गया था।
उदाहरण के लिए 90 दाव पावर पॉइंट वाला एक अर्ध मार्शल कलाकार यदि वह एक शक्तिशाली मार्शल कौशल निष्पादित करता है या अन्य साधनों का उपयोग करता है तो उसकी युद्ध शक्ति 100 से भी अधिक हो सकती है। निस्संदेह ऐसे लोग भी थे जिनके पास स्पष्ट रूप से 100 दाव पावर पॉइंट थे, लेकिन वे केवल 90 से अधिक की युद्ध शक्ति का ही प्रयोग कर सकते थे। चूसी ने अपने सामने बड़ी मशीन को देखा। हाँ, उसने एक गहरी सांस ली, उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियां अचानक उभर गई और उसने कॉम्बैट पावर टेस्ट पर एक जोरदार मुक्का मारा। टकराना। कॉम्बैट पावर टेस्ट पर एक नंबर पॉपअप हुआ। 100 युद्ध शक्ति ठीक 100 थी, न अधिक न कम। ये पहले से ही उनके 103 दाव पावर द्वारा दर्शाए गए लड़ाकू शक्ति सूचकांक से कम था। ओह, शायद मुझे अपना बायां हाथ आजमाना चाहिए। फिर चूसी ने अपने बाएं हाथ से एक मुक्का का परीक्षण किया। मूल्य उसके दाहिने हाथ से भी कम था, 100 तक भी नहीं पहुंच रहा था। 95 दो अंकों की चमकदार संख्या ने चूसी की आंखों को लगभग अंधा कर दिया। पराक्रम का भयंकर प्रदर्शन, फिर भी युद्ध शक्ति केवल 95 थी। चूसी का बुरा चेहरा लाल हो गया। अपने दायरे को मार्शल आर्टिस्ट दायरे तक बढ़ाने के लिए पूरी तरह से गोलियों और ध्यान पर निर्भर रहना, फिर भी उसके अनुरूप ताकत की कमी है। क्या यह एक छोटे शहर के किसान का पाठ्यपुस्तक उदाहरण मात्र नहीं था? बाकी सभी के पास कॉम्बैट पावर दाव पावर से अधिक थी, या कम से कम दाव पावर और कॉम्बैट पावर बराबर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़ाकू शक्ति को मार्शल कौशल, गुप्त तकनीकों और अन्य तरीकों से बढ़ाया जा सकता था, जबकि दाव पावर पूरी तरह से जन्मजात प्रतिभा और कठिन साधना पर निर्भर थी। लेकिन उसे देखो, उसके पास स्पष्ट रूप से प्रथम स्तर के मार्शल कलाकार की दाव शक्ति थी, फिर भी वह केवल एक अर्ध मार्शल कलाकार की युद्ध शक्ति ही हासिल कर सका। ऐसा लगता है कि अगले सिमुलेशन को मार्शल कौशल पर अधिक निर्भर होना चाहिए। चूसी ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। वह मार्शल सेन दायरे तक पहुंचने तक इंतजार नहीं कर सकता था और उसे अभी भी लोगों के चेहरे पर हेमे का मुक्के मारने के लिए दौड़ना पड़ता। क्या वह ऐसा कर सकता था? वह जानता था कि केवल स्वयं मजबूत बनकर ही वह अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। तभी वह सबसे स्वतंत्र और खुशहाल युवा मास्टर हो सकता है। 18 अध्याय 18 एक और अनुकरण खजाने की तिजोरी में काले रंग का आदमी। उनकी याद में उनके पूर्ववर्ती ने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा था। उन्होंने जो कुछ बार खेती की थी वह केवल इसलिए थी क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। वह दिन रात केवल खाने पीने और मौज मस्ती करने के बारे में सोचता रहता था। उनके पिता चू यांटियन ने भी उन्हें कई मार्शल आर्ट मैनुअल दिए थे, लेकिन पूर्ववर्ती ने दिखावे के लिए केवल कुछ पन्नों पर नजर डाली थी। उन्होंने कभी भी उनका गंभीरता से अध्ययन नहीं किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस शरीर की युद्ध शक्ति इतनी कम थी। यदि उसने पहले अनुकरण के माध्यम से अपने शरीर की नींव को मजबूत नहीं किया होता तो युद्ध शक्ति में गिरावट शायद और भी कम होती। प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलते हुए चूसी ने सबसे पहले बगल के आंगन पर नजर डाली। मम, यह एकदम काला था। सचमुच उसके माता पिता अभी तक नहीं लौटे थे। फिर वह अपने विला में लौट आया। ये 3 मंजिला विला था जो पूरे प्रांगण की तुलना में बहुत बड़ा नहीं था। आखिरकार जियोली और जियोजू के अलावा वह आमतौर पर पूरे घर में अकेला था, इसलिए एक बड़ा व्यक्ति सुविधाजनक था। पिछले साल रोम सिटी में मार्शल परीक्षा में 4 स्टार मार्शल अकादमियों के लिए दाव पावर और लड़ाकू शक्ति दोनों के लिए प्रवेश को लाइन 90 अंक थी, जबकि 5 स्टार मार्शल अकादमियों के लिए दाव पावर या लड़ाकू शक्ति दोनों में 100 अंक थी। इसका मतलब यह था कि चूसी का वर्तमान स्तर लगभग 5 सितारा मार्शल अकादमी के प्रवेश मानक के बराबर था। भले ही उसने आपसे कुछ न किया हो, फिर भी वह 200 दिनों के बाद भी मार्शल परीक्षा में किसी भी 5 सितारा मार्शल अकादमी में प्रवेश पा सकता था। मार्शल अकादमियों को 1 से 7 सितारों तक 7 स्तरों में विभाजित किया गया था। उनमें से 7 सितारा मार्शल अकादमी अंदेश की सर्वोच्च संस्था थी। किन्वेई मार्शल अकादमी जहां झांगवांटिंग स्थित थी, 7 सितारा मार्शल अकादमियों में से एक थी। आधिकारिक मार्शल कलाकारों के लिए सामाजिक कल्याण लाभ पहले से ही बहुत अच्छे थे। भले ही वे हर महीने कुछ न करें, फिर भी उन्हें मार्शल आर्टिस्ट गिल्ड से कई हजार की सब्सिडी मिल सकती है। यदि कोई किन्वेई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातक कर सके तो यह और भी असाधारण होगा। चाहे मार्शल आर्ट हॉल में पढ़ाना हो या सेना में कोई पद लेना हो, उनका भविष्य उज्जवल होगा। जहां तक 5 सितारा मार्शल अकादमियों का सवाल है, वे उसके पिछले जीवन में दूसरे स्तर के विश्वविद्यालयों के बराबर थे। निस्संदेह चूसी की महत्वाकांक्षा उससे कहीं अधिक बड़ी थी। चू परिवार के वैध बेटे के रूप में रोम सिटी के 3 महान परिवारों में से एक, यदि वह केवल दूसरी श्रेणी की रेखा को पार करने में कामयाब रहा तो वह पूरी तरह से हार जाएगा। बाद में वह अपनी छोटी बहनों के सामने कैसे दिखावा कर सकता था? मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में प्रत्येक प्रमुख स्तर के लिए दाव पावर मूल्य प्रभाग 100 था। इसका मतलब यह था कि 200 दाव पावर मूल्य तक पहुंचने का मतलब मार्शल आर्टिस्ट दायरे के दूसरे स्तर तक पहुंचना था। मार्शल परीक्षा होने में अभी भी 200 से अधिक दिन बाकी थे और उसका लक्ष्य उससे पहले कम से कम मार्शल मास्टर दायरे के पहले स्तर तक या उससे भी अधिक आगे बढ़ना था। आखिरकार वह बच्चा ये चेन पहले से ही मार्शल मास्टर दायरे में था। यदि वह मार्शल मास्टर दायरे तक भी नहीं पहुंचता तो ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में चेहरा खोने की बात तो दूर, वह सुरक्षित भी महसूस नहीं करता। यदि वह मार्शल मास्टर दायरे तक पहुंच सकता है तो किन्वेई मार्शल अकादमी पहुंच के भीतर होगी। सिस्टम अनुकरण प्रारंभ करें। जैसे ही चूसी अपने कमरे में लौटा, उसने तुरंत सिस्टम को बुलाया। 1000 से अधिक खलनायक होने के कारण वह अब उन्हें खर्च करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इस बार दृष्टिकोण बहुत सरल था। पहला, जितना संभव हो सके परिवार के भीतर हुए परिवर्तनों को समझे, और दूसरा, 19वें दिन सामने आए हत्यारे की पहचान की जांच करें। शेष साधना समय मार्शल आर्ट सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। सिमुलेशन मार्ग निर्धारित करने के बाद चूसी ने तुरंत सिमुलेशन शुरू किया। सिमुलेशन संचालित करने के लिए 10 खलनायक बिंदुओं का उपभोग करें। डिंग, सिमुलेशन शुरू हो रहा है। दिन 1, आप सुरक्षित घर लौटते हैं और सुनते हैं कि परिवार में एक दुर्घटना हुई है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के प्रथम स्तर के व्यक्ति के रूप में आप जानते हैं कि आपकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए आप मार्शल आर्ट मैनुअल के लिए घर में खोज करते हैं जिसे आपके पिता ने एक बार अध्ययन करने के लिए कहा था। आप केवल वही चुने जो पृथ्वी रैंक प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है, कोल्ड मून तलवार कला। आप पूरी रात कोल्ड मून तलवार कला का अभ्यास करें। हालांकि प्रगति धीमी है, आपको लगता है कि तलवार की यह तकनीक बहुत गहरी है और आपको ये बहुत पसंद है। दिन 2, आपके माता पिता अभी भी नहीं लौटे हैं। आप कोल्ड मून तलवार कला का अभ्यास जारी रखने का निर्णय लेते हैं। अभ्यास के दौरान दुर्भाग्यवश आपकी तलवार क्षतिग्रस्त हो गई है। साधारण बहुमूल्य तलवारों का तिरस्कार करके तुम स्थायी समाधान चाहते हो। आप लंबे समय तक उपयोग में आने वाली लॉन्ग स्वॉर्ड खोजने के लिए पारिवारिक खजाने में जाते हैं। चूंकि कबीले का मुखिया और कबीले के बुजुर्ग मौजूद नहीं है, इसलिए खजाने की निगरानी करने वाले गार्ड आपको रोक नहीं सकते हैं और आप सफलतापूर्वक खजाने में प्रवेश कर जाते हैं। राजकोष में आप एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट स्टेज ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड को पसंद करते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद आप संतुष्ट होकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी आपके पीछे छिपा हुआ दरवाजा अचानक खुलता है और काले कपड़े पहने एक नकाबपोश आदमी बाहर निकलता है। आप दोनों एक दूसरे की उपस्थिति से चौंक जाते हैं। एक दूसरे को घूरने के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। आपका उससे कोई मुकाबला नहीं है और आप मर जाते हैं। जीवन अनुकरण खत्म। मूल्यांकन अत्यंत अल्प जीवन। आपका दुर्भाग्य भाग्य द्वारा किया गया एक छोटा सा मजाक मात्र है। पुरस्कार 3 में से 1 चुने। अनुभव अत्यंत अल्प जीवन का अनुभव। ताकत मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के पहले स्तर का प्रारंभिक चरण। आइटम रहस्यमय कुंजी। पवित्र बकवास। चूसी ने पैनल पर पाठ को देखा और शाप देने से खुद को नहीं रोक सका।
पहले वह 19 दिन तक जीवित रह सकता था, इस बार दूसरे दिन कैसे मर गया? उत्तेजना कम होने के बाद चूसी जल्दी से शांत हो गया और अपने दिल में कहा, मैं आइटम चुनता हूं, रहस्यमय कुंजी। अनुभव और ताकत में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इस चाबी से उनकी आंखें चमक उठी। इस अनुकरण में जो चर दिखाई दिया वह राजकोष में घटित हुआ। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो गया था कि यह चाबी संभवतः राजकोष से संबंधित है। ये काले कपड़े वाला आदमी कौन हो सकता है? क्या यह मेरे चाचा के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है? चूसी को उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में कुछ अनुमान थे जो उसके ही परिवार के खजाने में दिखाई दिया था। इसे भूल जाओ, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा। आंख मूंद कर अनुमान लगाना निरर्थक है। चूंकि मेरे पास बहुत सारे खलनायक बिंदु हैं, इसलिए मैं इसके बजाय सिमुलेशन में उत्तर खोजूंगा। सिस्टम अनुकरण जारी रखें। 19 अध्याय 19 छोटी नौकरानी की मौत, कोल्ड मून तलवार तकनीक का दूसरा स्तर। सिमुलेशन शुरू करने के लिए 10 खलनायक बिंदुओं का उपभोग करें। डिंग, सिमुलेशन शुरू हो रहा है। पहले दिन बहुत झिझक के बाद आप पहले राजकोष का दौरा करने का निर्णय लेते हैं। आप सफलतापूर्वक राजकोष में प्रवेश करते हैं। आप लंबे समय तक अंदर खोजते हैं लेकिन गुप्त दरवाजे का प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ पाते हैं। आप खोज जारी रखना चुनते हैं। आप अंततः गुप्त दरवाजे का प्रवेश द्वार ढूंढ लेते हैं और प्रवेश कर जाते हैं। आपको पता चलता है कि यह एक बहुत छोटा गुप्त कक्ष है। चैम्बर में केवल एक साधारण सा प्रतीत होने वाला बक्सा होता है। आप बॉक्स को अनलॉक करने और आइटम को अंदर ले जाने के लिए रहस्यमय कुंजी का उपयोग करते हैं। जैसे ही आप राजकोष से बाहर निकलते हैं, आप काली लंबी तलवार भी अंदर ले जाते हैं। अपने कमरे में लौटने के बाद आप प्रशिक्षण कक्ष में कोल्ड मून तलवार कला का विकास जारी रखते हैं। देर रात जब आप प्रशिक्षण कक्ष में एकांत में ध्यान कर रहे होते हैं तो आपको बाहर हलचल सुनाई देती है। आप पाते हैं कि काले कपड़े पहने नकाबपोश लोग आपके घर पर हमला कर रहे हैं। झाओ गैंग और अन्य 3 गुप्त रूप से आपकी रक्षा कर रहे हैं। वे जमीन पर पड़े हुए हैं, उनका जीवन अधर में लटका हुआ है। हमलावर आप पर हमला करते हैं। बिजली का अंतर बहुत बड़ा है। जियोली और जियोजू दोनों आपको बचाने की कोशिश में मर जाते हैं। जैसे ही आप मारे जाने वाले होते हैं, बटलफू अंततः आ जाता है। ये देखकर काले कपड़े पहने लोग तुरंत भाग जाते हैं। जियोली और दूसरी लड़की की मौत आपको बेहद दर्द से भर देती है। दूसरे दिन आपके माता पिता और अन्य लोग यात्रा से धूल भरे होकर लौट रहे थे। खबर मिलते ही परिवार के पास वापस आ जाते हैं। कल जो कुछ हुआ उसे समझने के बाद उन्होंने तुरंत आपकी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से कई शैडो गार्ड्स को बुलाया और पूरे शहर में काले कपड़ों में लोगों की खोज करने का आदेश जारी किया। आप दुख में डूबे हुए हैं। तीसरे दिन पारिवारिक बैठक के दौरान सभी लोग विरासत चुराने के लिए आपके चाचा के परिवार की जमकर निंदा करते हैं। कुंजी की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असमर्थ आप हर किसी को सच नहीं बताते हैं। आप जियोली और दूसरी लड़की के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। आप समारोह में तबाह हो गए हैं। वापस लौटने पर आप अपने दुख और आक्रोश को प्रेरणा में बदलते हैं और एकांत प्रशिक्षण में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। चौथे दिन आप उन्नत होकर साधना करें। 5वें दिन आपका होमरूम शिक्षक आपके अवकाश अनुरोध के बारे में आपसे संपर्क करता है, लेकिन आप इसे अनदेखा कर देते हैं और अभ्यास जारी रखते हैं। 9वें दिन आप पूरी तरह से साधना में खो जाते हैं, खुद को दूर करने में असमर्थ हो जाते हैं। 14वें दिन आपकी कोल्ड मून तलवार कला अंततः प्रारंभिक स्तर पर पहुंच जाती है। आप बेहद उत्साहित हैं और दूसरे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हुए खेती करना जारी रखते हैं। 18वें दिन हमेशा की तरह आप प्रशिक्षण कक्ष में बिना रुके कोल्ड मून तलवार कला का अभ्यास कर रहे हैं। इस समय कियाओ ज्ञान आपके दरवाजे पर आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कुछ कहना है। हालांकि चूंकि आपका पूरा ध्यान साधना पर है, आप उससे दूर हो जाते हैं। 19वें दिन परिवार में कुछ हंगामा होता है। ये जानते हुए कि प्रतिष्ठित अतिथि आए हैं, आप कोई ध्यान नहीं देते हैं और लगन से कोल्ड मून तलवार कला का विकास करना जारी रखते हैं। देर रात सब कुछ पहले से तैयार करके आप काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन काले कपड़े वाले लोग नहीं आते। इससे आप बेहद हैरान महसूस करते हैं। 20वें दिन कई छाया रक्षकों और एक कबीले के बुजुर्ग की गुप्त सुरक्षा के तहत आप मेहनती खेती जारी रखते हैं। 32वें दिन हमेशा की तरह आप बिना रुके कोल्ड मून तलवार कला का अभ्यास कर रहे हैं। आपके माता पिता आपकी स्थिति के बारे में चिंतित है और आपको काम और आराम के बीच संतुलन बनाने की सलाह देते हैं। ये पता चला है कि कुछ दिन पहले रोम सिटी के पास जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन पर एक बिल्कुल नया गुप्त क्षेत्र दिखाई दिया है। गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार बहुत कमजोर है और केवल मार्शल जनरल दायरे से नीचे के प्राणियों को ही गुजरने की अनुमति देता है। उन्हें उम्मीद है कि आप बाहर निकलने, आराम करने और अपना दिमाग साफ करने के अवसर के रूप में गुप्त क्षेत्र का पता लगाएंगे। आप इस सुझाव पर ध्यान न दें। 40वें दिन अपनी अपार इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हुए आप अंततः कोल्ड मून तलवार कला को दूसरे स्तर तक विकसित करते हैं। आपको लगता है कि तलवार पर आपका नियंत्रण बढ़ गया है। आप इससे बहुत खुश हैं। 48वें दिन आपकी दैनिक उन्नत खेती ने कबीले में हर किसी को आपके बारे में जागरूक कर दिया है। शीर्ष दिन आपके लिए खाना लाने वाली नई नौकरानी के अलावा आपने किसी और को नहीं देखा है। उस दिन आपने नौकरानी द्वारा लाया गया भोजन खाया और फिर आपकी मृत्यु हो गई। जीवन अनुकरण खत्म हो गया। मूल्यांकन एक अतुलनीय संक्षिप्त जीवन। आपके लिए महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु के कारण आपका मूल हृदय सांसारिक दुनिया में खो गया। केवल अलगाव में खेती करके आपने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि आप बहुत पहले ही एक और घातक भंवर में गिर चुके थे। इनाम 3 में से 1 चुने। अनुभव छोटे जीवन से जीवन का अनुभव। ताकत मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। वस्तु रंगीन गंधीन जहर की एक बोतल। इस सिमुलेशन में काफी जानकारी थी, लेकिन कुल मिलाकर इसे उपयोगी माना जा सकता है। चूसी ने कहा, मैं जीवन का अनुभव चुनता हूं। जैसे ही चूसी के शब्द गिरे, लगभग 50 दिनों की यादें तुरंत उसके दिमाग में समा गई। अन्य तुच्छ मामलों के अलावा स्मृति का एक खंड लगभग पूरी तरह से मार्शल आर्ट की खेती के लिए समर्पित था। इन साधना अनुभवों से ऐसा लगा मानो वह व्यक्तिगत रूप से इनसे गुजरा हो। कोल्ड मून तलवार कला के पहले 2 स्तरों की हर चाल और रुख की अंतर्दृष्टि उसकी हड्डियों में गहराई से अंकित थी। चूसी ने एक साधारण लोहे की तलवार निकाली और अपनी आंखें बंद करके उसे कुछ बार घुमाया। कई अर्धचंद्राकार नीली तलवारें की हुई उड़ गईं, सीधे उसके कमरे के दरवाजे को नष्ट कर दिया। टूटे दरवाजे पर पाले की एक पतली परत बन गई, जिससे लगातार ठंडी हवा बाहर की ओर निकल रही थी। चूसी ने इस विनाशकारी शक्ति पर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और बुदबुदाया, शक्ति बुरी नहीं है। क्या हुआ? यंग मास्टर जियोली और जियोजू नीचे सफाई कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने चूसी के कमरे से तेज आवाज सुनी, जिससे वे इतने चौंक गए कि उन्होंने अपने उपकरण गिरा दिए और ऊपर की ओर भागे। ये कुछ भी नहीं है, मैं बस उस मार्शल आर्ट का परीक्षण कर रहा था जो पिताजी ने मुझे दिया था और गलती से थोड़ा अधिक बल प्रयोग कर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोली और जियोजू कुछ चबाकते। कौन अपने कमरे में मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है? क्या बाहर कोई प्रशिक्षण कक्ष नहीं है? हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और शांति से युद्ध क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। किसे परवाह है जब तक यंग मास्टर ठीक है। 2 छोटी नौकरानियों को दरवाजे के बाहर सफाई करते हुए देखकर चूसी के दिमाग में एक स्मृति कौन गई। उसकी खातिर खून से लथपथ पड़े लोगों की छवि ने तुरंत उसके खून को बढ़ा दिया। काले रंग का वह रहस्यमय आदमी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कमरे का दरवाजा टूट गया था और मरम्मत करने वाला कुछ देर तक नहीं आया। चूसी को कुछ समय के लिए रहने के लिए बस एक अतिथि कक्ष में बदल दिया गया। आखिरकार घर में पहले से ही सुसज्जित कई खाली कमरे थे।
खिड़की के पास खड़ा होकर वह बाहर के दृश्यों की प्रशंसा करता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में वह अपने दिमाग में इस अनुकरण के कुछ विवरण छांट रहा था। सबसे पहले राजकोष के गुप्त कक्ष में मौजूद वस्तु संभवतः चू परिवार की विरासत थी। तो फिर यह काले कपड़े वाला आदमी चू यांग्याओ ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा लगता है कि चू यांग्याओ पहले ही भाग चुका है, लेकिन वह आधी रात में चीजें चुराने के लिए परिवार में वापस घुस गया। इसके अलावा पिछले अनुकरण में उसे इस रहस्यमय व्यक्ति का सामना केवल दूसरे दिन ही हुआ था जब वह राजकोष में गया था, लेकिन इस बार वह व्यक्ति पहले दिन की रात को दिखाई दिया। तो केवल दो संभावनाएं हैं, या तो ये काले कपड़े वाला आदमी पहली रात को राजकोष में गया और दूसरे दिन तक रुका, या वह लगातार 2 दिन राजकोष में गया। जहां तक ये सवाल है कि दूसरा पक्ष उसके घर पर क्यों आया, उसे शायद गार्डों के माध्यम से पता चला कि वह राजकोष में गया था। अगला जानकारी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा, वह पुराना स्कीमर जो पिछले सिमुलेशन में दिखाई दिया था, वो क्यों नहीं दिखा? वह कौन है, उसका लक्ष्य क्या है? चूसी कुछ हद तक हतप्रभ था, क्या उसने पहले से कुछ अलग किया? 18वें दिन क्यों कियान बेवजह मेरे घर मिलने क्यों आए? वह संभवतः किस पर चर्चा करना चाहेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरी सुंदरता चाहती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये बात वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं थी। 20 अध्याय 20 पवित्र बकवास। मेरे ससुर ने मुझे चाकू मार दिया। जहां तक ज़ेड ड्रैगन स्नो माउंटेन गुप्त क्षेत्र का सवाल है, जिसका उल्लेख उसके माता पिता ने 32वें दिन किया था, चूसी ने भी इस पर ध्यान दिया था। इस दुनिया में कई गुप्त क्षेत्र हैं जो दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, जिनमें से अधिकांश जंगल में फैले हुए हैं जहां विदेशी जानवर बड़े पैमाने पर घूमते हैं। गुप्त क्षेत्रों में अवसर और संकट से अस्तित्व में है। कुछ नवागंतुक महान खजाना प्राप्त करते हैं और प्रमुखता की ओर बढ़ते हैं, रातों रात शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं, जबकि अन्य का निधन हो जाता है और वे अपने भीतर ही नष्ट हो जाते हैं। अनुकरण में उल्लिखित की तरह गुप्त क्षेत्र जो खेती को प्रतिबंधित करते हैं, आमतौर पर कम खतरे के स्तर वाले छोटे गुप्त क्षेत्र होते हैं। समय आने पर मैं जाकर देख सकता हूँ। इस नए उभरे गुप्त क्षेत्र में कई खजाने होने चाहिए। चूसी ने गुप्त रूप से योजनाएं बनाई। अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण जानकारी का अंतिम भाग, इस बार उनकी मृत्यु के पीछे के अपराधी से संबंधित था, वह न्याय नौकरानी। चूसी ने देखा कि अनुकरण के अंत के पुरस्कारों में दी गई वस्तु एक रंगीन और गंधीन जहां थी, जो इस नौकरानी द्वारा दिया गया जा रहा होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे किस शत्रु ने भेजा है। चूसी ने अनगिनत लोगों को नाराज किया था, गिनती के लायक भी नहीं। लेकिन अगर उसे वास्तव में ऐसे दुर्भावनापूर्ण कृत्य में सक्षम किसी व्यक्ति के बारे में सोचना है, सिमुलेटर से वह जिन पात्रों के बारे में सोच सकता था वे थे ये चैन, चू यांग्याओ और वह विश्वासघाती बूढ़ा योजनाकार जिसने 10वें सिमुलेशन के दौरान उसकी पीठ में चुरा घोपा था। ये चैन की संभावना नहीं थी। नियति के बच्चे के रूप में उन्होंने स्वर्गीय दाव की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया। वह खलनायकों के लिए आरक्षित ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग कैसे कर सकता है? तो सबसे संभावित उम्मीदवार चू यांग्याओ, उनके पूर्व दादा या वह रहस्यमय छठे व्यक्ति थे। हालांकि चूसी का झुकाव चू यांग्याओ की ओर अधिक था, क्योंकि अपने पास एक नौकरानी रखने में सक्षम होने के लिए उसके परिवार के साथ एक निश्चित स्तर की समझ और भागीदारी वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा उसका मकसद दुर्भावनापूर्ण हमला करना था। धिक्कार है फोहर, मुझे तुम्हारा चेहरा याद रहेगा, मुझे तुम्हें पकड़ने मत दो। जीवन सिमुलेटर के माध्यम से उसने नौकरानी की शक्ल को स्पष्ट रूप से याद कर लिया था। यदि वह व्यक्ति उसके पास आता तो चूसी तुरंत ध्यान देता। सारी जानकारी को छांटने के बाद चूसी का दिमाग बहुत स्पष्ट महसूस हुआ। मुझे आज रात को खजाने में जाना होगा, अन्यथा कल तक सामान चोरी हो जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक और सिमुलेशन चलाना सुरक्षित था। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने तुरंत कार्य किया। सिस्टम फिर से अनुकरण करें। अनुकरण करने के लिए 10 खलनायक बिंदुओं का उपभोग करें। डिंग, सिमुलेशन शुरू हुआ। दिन 1, आपने पहले से ही स्टीवर्ट फू को निर्देश दिया था कि वह खजाने के बाहर गार्डों को भेजने के लिए कर्मियों की पुनर्नियुक्ति को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करे। आपने खजाने में घुसने का अवसर लिया और बॉक्स से रहस्यमय वस्तु और काली लॉन्ग स्वॉर्ड को सफलतापूर्वक ले लिया। उस रात आपने खेती करते हुए एक शांतिपूर्ण रात बिताई। दिन 2, आपने सुना कि स्टीवर्ट फू के घर में कल रात डकैती हो गई। चोरी करते समय स्टीवर्ट फू ने चोर को पकड़ लिया और गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह भाग गया। कोल्ड मून तलवार कला के दूसरे स्तर में पहले से ही महारत हासिल करने के बाद आपने अपनी खेती में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। आपके शरीर की सीमाओं के कारण आप पृथ्वी रैंक उच्च स्तरीय तकनीक प्रोफाउंड हेवनार की खेती नहीं कर सके, जो विशेष रूप से चू परिवार की सीधी रेखा से होकर गुजरती है। असहाय होकर आपके पास दूसरे सर्वश्रेष्ठ के लिए समझौता करने और प्रोफाउंड रैंक उच्च स्तरीय तकनीक ट्रू एसेंस मार्शल आर्ट की खेती जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपने प्रशिक्षण कक्ष में उन्नततापूर्वक अभ्यास किया। दिन 3, आपके माता पिता और कबीले के बुजुर्ग अपनी यात्रा से धूल भरे हुए लौटे और तुरंत चू यांग्याओ के परिवार के संबंध में एक पारिवारिक बैठक बुलाई। ये पता चला कि न केवल खजाना बल्कि परिवार के भीतर भी कई रहस्य, जिसमें आपके माता पिता की कंपनी के मुख्य उत्पाद प्रेमिडियल मार्शल पोशन का फॉर्मूला भी शामिल था, चू यांग्याओ द्वारा चुरा लिया गया था। इस मामले को लेकर आप बैठक के दौरान चुप रहे। बैठक के बाद घर लौटने पर आप बार बार झिझकते रहे। अंततः आपने माता पिता को ढूंढ पाया और चुपचाप उन्हें सूचित किया कि परिवार की विरासत आपके हाथों में है। वे बहुत चिंतित हुए और आपके दादाजी को यह समाचार सूचित करने के लिए आपको कुलपति के निवास पर ले गए। हालांकि आपके दादाजी उत्सुक थे कि पारिवारिक विरासत आपके हाथों में क्यों है, उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। आपके माता पिता के साथ एक निजी चर्चा के बाद उन्होंने खजाने को गुप्त रूप से छिपाने का फैसला किया। इस बार आपके अपार योगदान के कारण आपके दादाजी ने आपको बड़ी संख्या में वस्तुएं पुरस्कार के रूप में दी, जिन्हें आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पुरस्कारों के बीच आपको एक अजीब टोटेम के साथ अंकित चंपत का एक टुकड़ा मिला। आपकी छठी इंद्रिय ने आपको बताया कि इसमें रहस्य है, लेकिन आधे दिन तक इसमें उलझने के बाद आपको कुछ नहीं मिला और अनिच्छा से हार मान ली। आपने ट्रू एसेंस मार्शल आर्ट का विकास जारी रखा। दिन 4, आपने पूरा दिन प्रशिक्षण कक्ष में अभ्यास करते हुए बिताया। दिन 5, खेती करते समय आपको अपने होमरूम शिक्षक का फोन आया। उसने आपकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, जिसे आपने स्पष्ट रूप से टाल दिया। खेती के लिए अधिक समय की चाहत में आपने अनुपस्थिति की लंबी छुट्टी लेने का फैसला किया। दिन 6, आपने उन्नततापूर्वक खेती की। दिन 7, आपने खेती करना जारी रखा। दिन 12, आपकी मेहनती खेती और परिवार द्वारा प्रदान किए गए विशाल संसाधनों के बाद आपका दाव पावर मूल्य 110 अंक तक बढ़ गया और आपका कॉम्बैट पावर मूल्य भी 111 अंक तक पहुंच गया। आप बहुत खुश हुए और बड़ी प्रेरणा के साथ खेती करते रहे। दिन 18, कियाओ ज्ञान मिलने आए। कुछ झिझक के बाद आपने उसे प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसने आपसे विनम्रतापूर्वक कहा कि उसका परिवार आपसे मिलना चाहता है। तुमने अधीरतापूर्वक उसे यह कहकर भगा दिया कि वह तुम्हें दोबारा परेशान न करे। वह उदास होकर चली गई। आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आपको गुप्त रूप से देख रहा था, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। आपने कठिन अभ्यास के लिए खुद को प्रशिक्षण कक्ष में डुबाना जारी रखने का फैसला किया। दिन 19, विशिष्ट अतिथि परिवार में पहुंचे। कुछ पूछताछ करने के बाद आपको पता चला कि वे वान परिवार से थे, जो यानजिन का एक प्रमुख परिवार था। उनके आने का उद्देश्य महज लेन देन था। ये सुनने के बाद तुमने और ध्यान नहीं दिया। दिन भर कठिन अभ्यास करने और थोड़ा लाभ महसूस करने के बाद जैसे ही आप आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटने के लिए प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल रहे थे, आपने अचानक एक अजीब आदमी को अपने सामने आते पाया। जैसे ही आप मदद के लिए चिल्लाने को तैयार हुए, आपको पता चला कि आप एक बैरियर में फंस गए हैं।
आपने पहले से जो कार्मिक स्थापित किए थे वे सभी महज शोभा बनकर रह गए। आपने शांति से अजनबी की पहचान पर सवाल उठाया। वह अजीब आदमी आपके धैर्य से कुछ हद तक चकित लग रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि आपके पास कोई बैकअप नहीं है, वह उपहास करते हुए आपकी ओर चला गया। आपके मरने से पहले उसने आपको विनम्रतापूर्वक सूचित किया था कि वह कियाओ कियान के पिता थे। तुम मर गए, जीवन अनुकरण समाप्त हो गया। मूल्यांकन अविश्वसनीय रूप से छोटा जीवन। आप जिन्होंने भाग्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, अंततः ही दयालु पिता के हाथों मर गए। इनाम एक चुने, अनुभव छोटे जीवन से जीवन का अनुभव। ताकत मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्तर प्रारंभिक चरण दाव पावर वैल्यू 110। आइटम कोई नहीं। चूसी ये जीवन सिम्युलेटर वास्तव में दिलचस्प है। हर बार उसकी मौत ऐसे ही अप्रत्याशित तरीके से होती है। हे भगवान, सब कुछ हिसाब किताब करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह विश्वासघाती पूरा षड्यंत्रकारी मेरा ससुर बनेगा। मैं प्रथम स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को चुनता हूं। जैसे ही चूसी के शब्द गिरे, एक रहस्यमय शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। एक क्षण बाद गर्म धारा कम हो गई। चूसी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके पूरे शरीर की ताकत बढ़ गई है। इसके अलावा उनका शरीर पूरी तरह से नियंत्रित था और अनुपयुक्तता की कोई भावना नहीं थी। जियोजू शक्ति में वृद्धि प्राप्त करने के बाद चूसी ने व्यवसाय में उतरने की तैयारी की। युवा मास्टर, आपने मुझे बुलाया। नीले बालों वाली छोटी नौकरानी दरवाजे पर आए और सम्मानपूर्वक कहा, मम, 1 घंटे के भीतर मुझे कियाओ कियान के बारे में सारी जानकारी चाहिए। ये सब याद रखें, भले ही उसने बचपन में कई बार बिस्तर गीला किया हो, मेरे लिए इसका पता लगाएं। हाँ यंग मास्टर। जियोजू ने सिर हिलाया और चला गया। उस व्यक्ति को जाता देख चूसी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति में कुछ चिंता दिख रही थी। मेरा स्थानांतरण उत्तर जीविता खेल खेलने जैसा क्यों महसूस होता है? जब मैं एक योजना तोड़ता हूं तो दूसरा उपाय सामने आ जाता है। इसे कौन संभाल सकता है? पहले ये चेन, फिर चू यांग्याओ और अब कियाओ कियान के पिता। मेरे पूर्ववर्ती 17 वर्ष बिना किसी परेशानी के स्वस्थ और जीवन क्यों रहे, लेकिन मेरे आते ही इतनी सारी समस्याएं क्यों आ गई? 21 अध्याय 21 यह पारिवारिक विरासत कुत्ते की तरह क्यों दिखती है? कियाओ कियान के आसपास निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्भाग्य है। चूसी ने हल्के से उसका नाम अपनी छोटी सी किताब में लिख लिया, ये सोचकर कि वह बाद में उससे हिसाब बराबर कर लेगा। मैं इस सिमुलेशन से विवरण बाद में एकत्र करूंगा, अभी मुख्य व्यवसाय को संभालना अधिक महत्वपूर्ण है। खिड़की के बाहर ऊंचे चांद पर नजर डालते हुए चूसी ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। खजाने के अंदर खजाने अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। चू यांग्याओ के सफल होने से पहले उसे इसे प्राप्त करना था। ... चूसी सबसे पहले स्टीवर्ट फू के घर की ओर अकेले दौड़ा। झाओगेंग और अन्य लोग अभी भी उसके विला में बचे हुए थे। परिवार के गुप्त खजानों से संबंधित मामलों से निपटते समय जितने कम लोग जानते हो उतना बेहतर होगा। रास्ते में उसने आसानी से कुछ चीजें उठा ली, ये सोचकर कि अगर स्टीवर्ट फू लोगों को लुभाने में विफल रहा तो वह ईंटों का इस्तेमाल दरवाजे पर मौजूद गार्डों को खदेड़ने के लिए करेगा। बेशक ये कार्य स्टीवर्ट फू द्वारा किया जाना था। ... भले ही स्टीवर्ट फू ने अनुकरण में लोगों को सफलतापूर्वक आकर्षित किया था, फिर भी वह सिस्टम पर 100% भरोसा नहीं कर सका। क्या हो अगर यदि वह इतना चतुर न होता और आज दोपहर पहले ही व्यवस्था न कर लेता, तो यह पुस्तक पहले ही समाप्त हो गई होती। एक सिमुलेशन से नुकसान झेलने के बाद चूसी को अब इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। स्टीवर्ट फू का स्थान उसके घर के बहुत करीब था और चूसी ने उसे तुरंत ढूंढ लिया। स्टीवर्ट फू ने तुरंत झुककर अभिवादन किया। युवा मास्टर, इतनी रात को आपके क्या आदेश हैं? यह इस तरह है, मुझे अब राजकोष में प्रवेश करने की आवश्यकता है। दरवाजे पर गार्डों को लुभाने में मेरी मदद करने का एक कारण ढूंढे। मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। स्टीवर्ट फू ये सोचकर दंग रह गया, खजाना परिवार का है, क्या यह आपके दादा का नहीं है? तुम्हें अंदर आने से रोकने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि वह फिर भी सम्मानपूर्वक सहमत हुआ। ठीक है यंग मास्टर, मैं अब जाऊंगा। ओह ठीक है स्टीवर्ट फू, इस मामले के बारे में किसी को मत बताना। मैं अपने माता पिता के लौटने पर उन्हें खुद ही समझाऊंगा। समझ गया यंग मास्टर। चूसी ने स्टीवर्ट फू पर पूरा भरोसा किया। आखिरकार उसने अनुकरण में अपनी जान बचाई थी। स्टीवर्ट फू की दक्षता सामान्य रूप से तेज थी। कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें उनसे एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि खजाना असुरक्षित है। चूसी ने और समय बर्बाद नहीं किया और राजकोष की ओर भाग गया। राजकोष दक्षिण में पेट्रियार्क वनों की पहाड़ी पर स्थित था। जब वह छोटे थे तो उनके दादाजी उन्हें घुमाने के लिए अंदर ले गए थे, लेकिन उस समय उन्हें अंदर की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ पुराने बक्सों या टूटी बोतलों के अलावा केवल चाकू, भाले, लाठियां और लाठियां थी। आमतौर पर इस पर नजर रखने वाले कई गार्डों के अलावा वहां एक बुजुर्ग भी तैनात होता। आज और कल इन 2 दिनों के अंतराल के दौरान ही परिवार के प्रमुख लोग बाहर गए थे, जिससे उस बदमाश चू यांग्याओ को मौका मिल गया। अरे आज तो तुम्हें खाली हाथ ही लौटा दूंगा। जैसे ही चूसी ने खुद से बड़बड़ाया, वह पहले ही राजकोष के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। राजकोष बहुत भव्य लगता था क्योंकि यह खजाना रखने की जगह थी, लेकिन वास्तव में इसका बाहरी हिस्सा बहुत छोटा था, एक साधारण घर की तरह साधारण लग रहा था। ये कुछ उसके पिछले जीवन में सड़क किनारे बने सार्वजनिक शौचालयों जैसा था। बाहरी लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चू परिवार का प्रतिष्ठित खजाना इतनी छोटी इमारत होगी। राजकोष का दरवाजा चू परिवार की अनूठी गुप्त कला बाधा के साथ मिलकर 10,000 साल पुराने गहन लोहे से बनाया गया था, जिससे यह अतुलनीय रूप से मजबूत हो गया। यहां तक कि दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने वाले मार्शल सम्राट दायरे के विशेषज्ञ को भी असहाय होकर जाने से पहले 2 मूल टूटनी होगी। चूसी आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ मुख्य दरवाजे पर दबाया। बीप अनलॉक सफल। हाँ, यह वायुरोधी ट्रेजरी दरवाजा फिंगरप्रिंट लॉक से सुसज्जित था। चू परिवार के केवल कुछ चुनिंदा प्रत्यक्ष वंश या पितृसत्ता द्वारा प्रमाणित लोग ही प्रवेश कर सकते थे, और चू यांग्याओ का बड़ा भाई था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास प्रवेश करने की योग्यता थी। क्रीक, मुख्य दरवाजा धीरे से खुला। यह पासवर्ड लॉक काफी हाईटेक है। चूसी अपनी नाक को छूते हुए बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये जुआनहुआन और प्रौद्योगिकी का संयोजन था? ... राजकोष का आंतरिक भाग एक स्थानिक अवरोध से सुसज्जित था। हालांकि बाहरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि यह अधिकतम 3 से 400 वर्ग मीटर में समा सकता है, लेकिन अंदर एक अलग दुनिया थी। भले ही चूसी ने सिमुलेशन सहित कई बार प्रवेश किया था, फिर भी वह अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। इसमें कम से कम 3 या 4 फुटबॉल मैदान फिट हो सकते हैं, है ना? विशाल खजाना सोने और जैद से भरा हुआ था। अंदर अनगिनत बक्से रखे हुए थे। कुछ बक्से जो पहले से ही खुले थे उनमें दुर्लभ धातु या विशेष सामग्रियों के अलावा कुछ भी नहीं था। वे वस्तुएं जिनका नाम चूसी भी नहीं पुकार सकता था, इतनी अधिक थी कि गिनना भी मुश्किल था। यहाँ की कोई भी वस्तु बाहर ले जाने पर अमूल्य होगी। चूसी ने चारों ओर देखा और फिर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। यह मेरे लिए पूर्वजों की पीढ़ियों द्वारा बनाया गया साम्राज्य है। अगर मुझे अपने माता पिता पर भरोसा करना है तो मैं बंदर के वर्ष तक उन पर निर्भर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अपने दिमाग में यादों का पीछा करते हुए वह तुरंत कुछ गंदे कोने पर पहुंच गया। चूसी ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पहले इस टूटी हुई बोतल को चारों ओर घुमाओ, फिर अलौकिक गहरी लोहे से बनी उस चट्टान को घुमाओ, और फिर
कई ऑपरेशनों के बाद बूम, पहले से निर्बाध दीवार पैनल तुरंत कंपन हुआ और इसमें एक संकीर्ण अंतर दिखाई दिया। छोटे दरवाजे को धकेलने से आगे का रास्ता अंधेरा भर गया। चूसी लगातार अंदर की ओर चला गया। पूरे 4 या 5 मिनट तक चलने के बाद आखिरकार उसे रोशनी दिखाई दी। मार्ग का अंत एक छोटे से गुप्त कमरे से जुड़ा हुआ है। अनुभव होने के कारण चूसी ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे वह रहस्यमय चाबी निकाली और गुप्त कमरे में रखे लकड़ी के बक्से की ओर चल दिया। क्लिक करें। जैसे ही चाबी घूमी, बक्से पर लटका ताला टूट गया और अंदर रखा सामान रोशनी में आ गया। यह एक पत्थर की नक्काशी थी जो देखने में बहुत ही साधारण हथेली के आकार की थी। नक्काशीदार आकृति बिल्कुल कुत्ते जैसी दिखती है। चूसी को इसका अध्ययन करने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। उन्होंने सिमुलेशन में पहले ही लंबे समय तक इसका अध्ययन किया था और पाया कि इस पत्थर की नक्काशी में कुत्ते की तरह दिखने के अलावा कोई विशेष विशेषता नहीं थी। ये सामान्य पत्थर की मूर्ति से भिन्न नहीं थी। चाहे आग में जलाया जाए, पानी में भिगोया जाए या आध्यात्मिक शक्ति से युक्त किया जाए, ये बेकार था। यहाँ तक कि उसने अपने गुरु के रूप में पहचानने के लिए खून टपकाकर उपन्यास के नायक की नकल भी की, लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पत्थर की नक्काशी को अपने आलिंगन में रखते हुए चूसी ने तुरंत जाने का फैसला किया, क्योंकि गार्ड जल्द ही लौट आएंगे। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, चूसी फिर रुक गया। अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं, भले ही मैं बक्सा बंद कर दूं, काले कपड़े वाला वह आदमी जब आएगा तब भी उसे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई आया है। खुले हुए बक्से को देखते हुए चूसी ने एक पल के लिए चुपचाप सोचा। फिर उसने लकड़ी के बक्से को फिर से खोलने के लिए चाबी का उपयोग किया और अपने ऊपर चिपकाई हुई बड़ी ईंट को बाहर निकाला। मैं सचमुच दयालु हूं, मैं किसी को बिना कुछ लिए लंबी यात्रा करने नहीं दे सकता, ठीक है। इतना कहकर उसने ईंट अंदर रख दी और ताला लगाकर चला गया। ट्रेजरी में लौटकर चूसई ने सबसे पहले दृश्य को लगभग उसकी मूल स्थिति में बहाल किया। जब छोटा दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया और उसने एक बार फिर ध्यान से देखा तो कोई कमी न पाकर वह जल्दी से राजकोष के दूसरी तरफ भाग गया। अपनी स्मृति का अनुसरण करते हुए वह कुशलता से हथियारों से भरी एक लकड़ी की रैक के सामने पहुंच गया। चूसी ने बिना सोचे समझे एक काली लंबी तलवार उतार ली। इतना भारी, हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह लंबी तलवार के वजन से आश्चर्यचकित था। जैसा कि मैं ग्रेट अर्थ रैंक की कीमती तलवार से अपेक्षित था। 22 अध्याय 22 ड्रैगन एबिस तलवार। कियाओ कियांग का सोशल मीडिया डेटा। चूंकि इस यात्रा के लिए उनके सभी उद्देश्य प्राप्त हो गए थे, चूसी तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया। प्रवेश द्वार पर तैनात गार्ड अभी तक नहीं लौटे थे। चूसी ने बड़ा गेट बंद कर दिया और रात की आड़ में वापस भाग गया। वह सबसे पहले बटलर फू के घर गया और देखा कि बटलर फू दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। बटलर फू चूसी अंधेरे से बाहर निकला और हाँफते हुए उसका अभिवादन किया। बटलर अभी भी विश्वसनीय है। लगभग 100 वर्षों तक अपने परिवार की सेवा करने के कारण वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। वह मामलों को इस तरह से संभालता है जिससे लोगों को आसानी होती है। यंग मास्टर बटलर फू ने अभिवादन में झुककर कहा। यह समय काफी हद तक आपके कवर के लिए धन्यवाद था बटलर फू। धन्यवाद। युवा मास्टर, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अधीनस्थ के रूप में मुझे बस यही करना चाहिए। अरे ऐसा मत कहो, तुम कोई माथा थोड़े ही हो। इतने सालों से मैं तुम्हें परिवार मानता आया हूँ। यंग मास्टर बटलर फू के आमतौर पर शांत रहने वाले दिल में हलचल महसूस हुई। ये पहली बार था जब उसने चूसी को इस तरह बोलते हुए सुना था। पूर्व चूसी की शक्ल हमेशा एक घमंडी और अनियंत्रित युवा की थी। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर बड़ा हो गया है। ओह ठीक है बटलर फू, कृपया अगली कुछ रातों में अतिरिक्त ध्यान दें, कहीं चोर घर में न घुस जाए। हालांकि काले रंग का आदमी सिमुलेशन में फिर से प्रकट नहीं हुआ, फिर भी चूसी ने एहतियात के तौर पर बटलर फू को समय पर अनुस्मारक दिया। चुप। बटलर फू हैरान दिखे। युवा मास्टर, आप बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं। हमारे चू परिवार की सुरक्षा अभेद्य है। एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। शायद पूरे रोम शहर में चू परिवार सबसे सुरक्षित स्थान है। शायद ऐसा ही हो। चूसी ने बिना प्रतिबद्धता के उसकी नाक को छुआ। यदि वह सचमुच इतना सुरक्षित होता तो उसे बिना किसी कारण के 2 बार चाकू नहीं मारा जाता। लेकिन वह कितना भी कहे, दूसरा पक्ष समझ नहीं पाएगा। किसी भी स्थिति में आपको इन 2 रातों में अपने घर की सुरक्षा जोखिमों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जब मौसम शुष्क हो और हवा भंगुर हो तो आग से सावधान रहें। भले ही कोई छोटा चोर अंदर न आए, आग, चोरी और महिला मित्रों द्वारा विश्वासघात को रोकना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है यंग मास्टर। हालांकि वह चूसी का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाया, फिर भी बटलर फू ने सिर हिलाया। किसी भी स्थिति में यंग मास्टर के पास अपने कारण होने चाहिए। एक अधीनस्थ के रूप में उसे बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ये देखकर कि दूसरा पक्ष सचमुच सुन रहा था, चूसी ने और कुछ नहीं कहा और घर वापस चला गया। घर लौटने पर सबसे पहला काम जो उसने किया वह था 1 मीटर से अधिक लंबी बड़ी कृपाण, एक काली लंबी तलवार को बाहर निकालना और उसकी सावधानीपूर्वक जांच करना। तलवार लगभग 1.1 मीटर लंबी थी। ऐसा लग रहा था कि इसका ब्लेड किसी अज्ञात गहरे लोहे से बना है, जिससे हल्की ठंडी रोशनी निकल रही है। हालांकि यह बेहद पतला दिखता था, लेकिन उठाने पर यह अविश्वसनीय रूप से भारी लगता था। मुंह को सुनहरे ड्रैगन की नक्काशी से सजाया गया था, जिससे यह अतुलनीय रूप से प्रभावशाली लग रहा था। ब्लेड बेहद तेज था, जिसमें वास्तव में शरद ऋतु की ठंड की तीव्रता थी। इतनी बढ़िया तलवार का यूं ही गोदाम में धूल फांकते रहना बहुत बेकार है। मुझे आपका नाम रैक पर लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अनिच्छा से आपको एक नाम बताऊंगा। अब से तुम्हें ड्रैगन एबिस तलवार कहा जाएगा। चूसी ने अनजाने में बड़बड़ाते हुए उत्साहपूर्वक अतुलनीय रूप से सुंदर लॉन्ग स्वॉर्ड को सहलाया। मानो चूसी के शब्दों को सुनकर काली लंबी तलवार से निकलने वाली आभा थोड़ी तेज हो गई। ब्लेड ने खिड़की के बाहर से चांदनी को प्रतिबिंबित किया, जो पूरी तरह से एक दिव्य हथियार की प्रकृति को प्रदर्शित करता था। ऐसा लग रहा था कि चूसी ने इसे जो नाम दिया था उससे वह संतुष्ट था। लंबी तलवार को पकड़कर चूसी ने तुरंत प्रशिक्षण कक्ष में कोड मून तलवार कला को अंजाम दिया। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि भले ही ड्रैगन एबिस तलवार बहुत लंबी थी, फिर भी उसे इसका उपयोग करने में कोई अजीबता महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत ड्रैगन एबिस तलवार के साथ उसका तालमेल बहुत ऊंचा था, मानो यह उसके अपने दाहिने हाथ का विस्तार हो। यहाँ तक कि कोड मून स्वॉर्ड आर्ट को क्रियान्वित करने में भी थोड़ा अधिक तरलता महसूस हुई। क्या यह मनुष्य और तलवार की पौराणिक एकता है? नहीं, इसका श्रेय ड्रैगन एबिस तलवार के ग्रेड को दिया जाना चाहिए। चूसी आश्चर्यचकित रह गया। पृथ्वी रैंक का एक दिव्य हथियार वास्तव में भयानक रूप से शक्तिशाली था। इसके बाद उन्होंने कई बार कोड मून तलवार कला का उत्साहपूर्वक अभ्यास किया। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका पूरा मांस और खून सांस ले रहा हो। यह अविश्वसनीय रूप से ताजा था। ये जुअनहुआन दुनिया का आकर्षण है। पहली बार चूसी को इस दुनिया के लिए लालसा की भावना महसूस हुई। यहाँ उसके पास पृष्ठभूमि और समर्थन दोनों थे, साथ ही बहुत सारी खूबसूरत युवा महिलाएं भी थीं। अगर भाग्य ने ऐसी क्रूर चालें नहीं खेली होती तो उसे लगभग इस दुनिया से प्यार हो जाता। ... चांद की रोशनी में राजकोष के दरवाजे के बाहर एक गुप्त आकृति प्रकट हुई। आकृति ने प्रवेश द्वार पर गार्डों को आसानी से अपने वश में कर लिया और खजाने में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली। चू यांग्याओ ने कमजोर सुरक्षा के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, फिर चुपचाप तिजोरी की खोज शुरू कर दी। शायद इसलिए कि चू सही पहले वहां गया था, चू यांग्याओ ने एक कोने में कुछ असामान्य देखने से पहले बहुत देर तक खोज नहीं की। थोड़ी ही देर में उसे गुप्त कमरे के छिपे दरवाजे का स्थान मिल गया। शायद किस्मत के मुताबिक उसे आज रात खाली हाथ लौटना चाहिए था।
अपने सामने सादे लकड़ी के संदूक को देखकर अंधेरे में छिपी चू यांग्याओ की आंखें उत्साह से चमक उठी। ये पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक विरासत है। कबीले नेता चू जियोनजी के अलावा कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या था। धिक्कार है बूढ़ा आदमी, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास यांगत्यान की राक्षसी खेती की प्रतिभा नहीं है। उसने इन सभी वर्षों में मेरे अस्तित्व की उपेक्षा करते हुए मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। चूंकि आप सभी कोई स्नेह नहीं दिखाते हैं, इसलिए कहीं और बेहतर अवसर तलाशने के लिए मुझे दोष न दें। उसने लकड़ी का संदूक उठाया, उसे थोड़ा हिलाया और अंदर से हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनी। इसकी सत्यता की पुष्टि करते हुए चू यांग्याओ बेहद उत्साहित थे। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए और विशाल रात में गायब हो गया। चूसी पसीने से लथपथ होने तक प्रशिक्षण लेने के बाद संतुष्ट महसूस करते हुए विला लौट आया। उसी समय नौकरानी की वर्दी पहने जियोजू ऊपर आए। युवा मास्टर, ये वह जानकारी है जिसका आपने अनुरोध किया था। चूसी इस बारे में लगभग भूल गया था। जाने से पहले उन्होंने जियोजू को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वह कियाओ qianqian की फाइल इकट्ठा करे और उसे उसके पास लाए। उसने जियोजू की दक्षता इतनी अधिक होने की उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में इतने कम समय में इसे इकट्ठा करने में कामयाब रही थी। चूसी ने दस्तावेजों को ध्यान से देखना शुरू किया। रिकॉर्ड बहुत विस्तृत थे। जब कियाओ qianqian पहली बार अपनी मां के साथ रोम सिटी पहुंची थी, तब से लेकर अब तक की हर चीज का दस्तावेजीकरण किया गया था। हालांकि इस फाइल के अनुसार कियाओ qianqian एक साधारण सामान्य छात्रा थी और उसके बारे में कुछ भी संदेहास्पद नहीं था। इसके अलावा इसमें उसके पिता का उल्लेख नहीं था। ऐसा लगता था कि वह बचपन से ही बिना पिता के थी। उनकी मां ने उन्हें पूरी तरह से अपने दम पर पाला था। आगे बढ़ते हुए चूसी की अभिव्यक्ति में खटास आ गई। कियाओ qianqian के बिस्तर गीला करने के रिकॉर्ड 6 x बार 7 x बार 8 3 बार 11 1 बार 14 1 बार। फाइल के 10 से अधिक पृष्ठों में से बाद का आधा हिस्सा उसके बिस्तर गीला करने की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए समर्पित था। इससे भी अधिक अतिरंजित बात यह थी कि उन्होंने बिस्तर गीला करने के बाद चादरों पर गीले दागों के पैटर्न भी बनाए थे। कुछ नक्शे की तरह दिखते थे, कुछ डूडल की तरह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूसी को चबाक था। मैंने आपसे उसकी पूरी फाइल मांगी थी, न कि इतनी हद तक पूरी होने के लिए। लेकिन किसके बारे में बात करते हुए क्या कियाओ qianqian को न्यूज़ है? वह 14 साल की उम्र में भी बिस्तर गीला कर रही थी। अगर यह फाइल उसके सामने फेंक दी जाती तो शायद वह शर्मिंदगी से मर जाती, है ना? चूसी का चेहरा उदास देखकर जियोजू ने सोचा कि वह संतुष्ट है और उसने माफी मांगने के लिए तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे खेद है यंग मास्टर, हम 6 साल की उम्र से पहले बिस्तर गीला करने के रिकॉर्ड नहीं ढूंढ सके क्योंकि इतने कम समय में आवृत्ति बहुत अधिक थी। मुझे कुछ और समय दीजिए, मैं इसका अवश्य पता लगा लूंगा। युवा लड़की के आत्मनिंदा भरे शब्द सुनकर चूसी ने असहाय होकर आह भरी। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आपने बहुत अच्छा किया, आपको और अधिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ यंग मास्टर। तभी जियोजू ने राहत की सांस ली, फिर उसने अचानक विषय बदल दिया। अगर यंग मास्टर को इसकी जरूरत है, मैं भी कर सकती हूँ। मैं बिस्तर गीला करना सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। चूसी के माथे पर तुरंत वेल कुआ का चीनी अक्षर उभर आया। उसने सिरदर्द के साथ कहा, क्या आप जियोली का अनुसरण करना शुरू कर रहे हैं और अब शरारती हो गए हैं? भविष्य में दोबारा ऐसा मजाक मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। जियोजू ने सिर हिलाया। ठीक है यंग मास्टर, मैं गलत था। बात सिर्फ इतनी थी कि चूसी को हमेशा लगता था कि उसके स्वर में प्रत्याशा का संकेत है। 23 अध्याय 23। क्या यह संभव है कि यह एक पारिवारिक विरासत है? चूसी के कमरे के अंदर दरवाजे की मरम्मत पहले ही हो चुकी थी। उसने पहले लापरवाही से अपने हाथ में मौजूद बेकार दस्तावेजों को एक तरफ फेंक दिया, फिर ड्रैगन एबिस तलवार को दूर रख दिया। इसके बाद ही उन्होंने पिछले सिमुलेशन के विभिन्न विवरणों का विश्लेषण करना शुरू किया। सिस्टम को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह बुरा साजिशकर्ता शायद वास्तव में कियाओ qianqian का जैविक पिता है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वह कियाओ qianqian से कभी नहीं मिला। चूसी ने विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसे याद आया कि अनुकरण के 18वें दिन कियाओ qianqian एक बार उसे खोजने आया था। अनुकरण के पाठ में उल्लेख किया गया है कि जब उसने उसे दूर भगाया तो उसे लगा कि कोई उसे गुप्त रूप से देख रहा है। वह नजर संभवतः कियाओ qianqian के पिता की थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे घटिया ससुर में एक पुराने षड्यंत्रकारी का गुण है। स्पष्ट रूप से कुशल, फिर भी वह हमेशा गंदी चालें खेलना पसंद करता है। इसके अलावा ये तथ्य कि वह उसी दिन यांजिन के वान परिवार में प्रकट हुए थे शायद एक संयोग नहीं हो सकता। यांजिन के इतने प्रतिष्ठित परिवार के लिए वे सिर्फ व्यवसाय पर चर्चा करने के लिए रोम शहर की यात्रा क्यों करेंगे? अवश्य ही कुछ गड़बड़ चल रही होगी। चूसी ने यह महसूस करते हुए भौहें चढ़ा ली कि चीजें इतनी सरल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी गहरे भंवर में फंस गया है और रहस्यों का अंबार लगने लगा है। हालांकि वह निश्चित था कि पिछले सिमुलेशन में से एक में ससुर ने उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का फैसला क्यों किया। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने उस समय कियाओ qianqian को अंदर आने नहीं दिया था? जबकि चूसी साहपूर्वक अनुमान लगा रहा था और सावधानी से सत्यापन कर रहा था, दूसरी तरफ चू यांग्याओ पहले ही सफलतापूर्वक रोम शहर छोड़कर दूर भाग गया था। चूसी ने शांति से खिड़की से बाहर देखा। अभी 11 बज चुके हैं और अभी भी बाहर कोई हलचल नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं आज किसी विपदा से बच गया हूं। ऐसा लगता है कि बक्से में ईंट डालने की मेरी क्रिया सही थी, दूसरे पक्ष को कुछ भी गलत नहीं मिला। चूसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि मेरे अच्छे ग्रेट अंकल को मेरे द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया सरप्राइज पसंद आएगा। चूंकि उसे अभी तक नींद नहीं आई थी, चूसी ने सोने से पहले एक आखिरी सिमुलेशन चलाने का फैसला किया, सिर्फ ये पुष्टि करने के लिए कि क्या चू यांग्याओ आश्चर्यजनक वापसी का प्रयास करेगा। चूंकि पारिवारिक विरासत का मामला समाप्त हो गया है, इसलिए अगले उद्देश्य को लक्षित करना शुरू करने का समय आ गया है। प्रिय ससुर जी, मैं आ गया। हे चूसी अपने हाथ में कुत्ते के आकार की पत्थर की मूर्ति लेकर खेलता था। जैसे ही वह एक नया सिमुलेशन शुरू करने वाला था, सिस्टम की आवाज अचानक उभरी। एक साथी खलनायक को चकमा देने के लिए क्राउन प्रिंस को सिविल कैट से बदलने की चाल का उपयोग करते हुए डबल क्रॉसिंग में संलग्न मेजबान का पता चला, जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 50 खलनायक अंक प्राप्त किए। चूसी, वह इस समय पूरी तरह से हतप्रभ था। सिस्टम पैनल खोलो। मेजबान चूसी, शक्ति मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर्ग प्रारंभिक चरण। मार्शल कौशल कोल्ड मून तलवार कला द्वितीय स्तर। मूल्यांकन ठोस आधार स्वस्थ शरीर। अच्छा मार्शल कौशल होने के कारण आप आसानी से एक अच्छी अकादमी में प्रवेश पा सकते हैं। खलनायक अंक 1411। जीवन अनुकरण लागत 11। अपने सिस्टम पैनल को देखकर चूसी दंग रह गया। खलनायक अंक जो केवल 1361 होना चाहिए था, इसके बजाय बढ़ गया था, एक बार में 1400 अंक तक पहुंच गया। जीवन सिमुलेशन लागत भी हर बार 10 अंक से बढ़कर 11 अंक हो गई, संभवतः इसलिए क्योंकि उसकी दाव पावर बढ़कर 110 अंक हो गई थी। पैनल में एक मार्शल स्किल श्रेणी भी जोड़ी गई, जिससे पहले कुछ हद तक सरल पैनल थोड़ा समृद्ध दिखता था। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरे अच्छे अंकल को मेरा उपहार मिल गया है। पैनल बंद करने के बाद चूसी ने प्रसन्नता का भाव प्रकट किया और जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। डबल क्रॉसिंग, मुझे यही करना सबसे अधिक पसंद है। 10 मिनट पहले चू यांग्याओ एक चर्च जैसी दिखने वाली इमारत में पहुंचे।
वह घबराते हुए कुछ दूर चला और एक मंद रोशनी वाले कमरे में पहुंचा। दोनों दीवारों पर कई जलती हुई मोमबत्तियां चिपकी हुई थी, जिनसे फीकी भयानक रोशनी निकल रही थी। काले वस्त्र और हुड पहने हुए एक लंबा व्यक्ति बीच में खड़ा था, अपने हाथ में बाइबल पलटते हुए नीचे देख रहा था। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने चू यांग्याओ को आते देखा, धीरे से बाइबल बंद की और दूसरे पक्ष की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। हुड के नीचे घोर अंधकार था, कोई चेहरा नजर नहीं आया। क्या आप सामान लाए? चू यांग्याओ ने तुरंत सम्मानपूर्वक उसके हाथ में बक्सा पेश किया। मैं इसे लाया, ये यही है। उसने उत्सुकता से समझाया, उसे डर था कि दूसरा पक्ष उस पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि यह बक्सा साधारण दिखता है, ये राजकोष की वस्तु है। मैं इसकी गारंटी देता हूं। मुझे पता है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को उस पर संदेह नहीं था, उसके स्वर में उत्साह की झलक झलक रही थी। इसे इस तरह दिखना चाहिए। चू यांग्याओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये भगवान अपने परिवार के रहस्यों के बारे में इतना जानकार कैसे लग गया? इतने लंबे समय के बाद आखिरकार मुझे यह मिल गया। हे। उसने उत्साहित होकर सादे लकड़ी के बक्से को छुआ। आपने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे खुशी है कि आपने बुद्धिमानी भरा चुनाव किया। चूंकि आप पहले ही हमारे नेदरलैंड हॉल में चले गए हैं, इसलिए आपका भविष्य उज्जवल है। पाताल लोक के पवित्र भगवान आपकी रक्षा करेंगे। जैसे ही वह बोला, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने वस्त्र से काले तरल का एक जार निकाला। ध्यान से देखने पर पता चला कि जार में कोई तरल पदार्थ नहीं था, बल्कि कसकर भरे हुए छोटे छोटे कीड़ों का समूह था, जो आपस में कसकर लड़खड़ा रहे थे। ये ट्राइपोफोबिया का अभिशाप था। धन्यवाद एल्डर, मैं निश्चित रूप से भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। दूसरे पक्ष की प्रशंसा सुनकर चू यांग्याओ को गर्मजोशी महसूस हुई। वह पहले से ही अपने मन में चू परिवार के ऊपर शान से खड़े होने, पवित्र प्रकाश पर कदम रखने की कल्पना करने लगा था। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने जार खोला और छोटे कीड़े छेद से बाहर निकलाए, धीरे धीरे उसके हाथ पर इकट्ठा हो गए, जब तक सभी व्यवस्थित काले कीड़े पूरी तरह एकत्रित नहीं हो गए। हिस। अगले सेकंड में वे वास्तव में धीरे धीरे एक चाबी के आकार में बदल गए। इसका आकार और आकार लकड़ी के बक्से के ताले से पूरी तरह मेल खाता था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने चाबी उठाया और उसे कीहोल में डाल दिया। क्लिक करें, ताला खोला गया। काले वस्त्र वाला व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने दोनों व्यक्तियों की आशा भरी निगाहों के सामने तुरंत बक्सा खोल दिया। बक्से के अंदर एक ईंट चुपचाप रखी हुई थी। काले वस्त्र वाला व्यक्ति। चू यांग्याओ। हवा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। माहौल कुछ अजीब सा हो गया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने बिना कुछ बोले ईंट उठा ली और हार मानने को तैयार न होते हुए उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। लेकिन भले ही उसने अपनी आंखों पर तब तक जोर डाला जब तक कि वे उभर न जाए, फिर भी वह सिर्फ एक ईंट थी। हाँ, उस प्रकार की बड़ी लाल ईंटें जो आमतौर पर सड़क के किनारे निर्माण स्थलों पर पाई जाती हैं। इस समय चू यांग्याओ फुसफुसाए, क्या ऐसी संभावना है कि हमारे चू परिवार की विरासत सिर्फ एक ईंट है? स्मैक। उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह काले वस्त्र वाले व्यक्ति से गुस्से में ईंट का तमाचा था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मजाकिया हो? उसने इतना बल प्रयोग किया कि उसके हाथ की ईंट टूट गई। चू यांग्याओ दर्द से चिल्लाया और पीछे की ओर पलटा। उसके माथे पर सीन की सूजन दिखाई दे रही थी। ब्लैक रोब मैन के उग्र ईंट प्रहार ने दाव पावर को भी इससे जोड़ दिया था। चोट लगने के बावजूद चू यांग्याओ ने अपनी चोट की जांच नहीं की। इसके बजाय उसने घबराकर तुरंत दूसरे पक्ष के सामने घुटने टेक दिए। मुझे क्षमा करें एल्डर, मैं सचमुच नहीं जानता कि क्या हो रहा है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं इसे सफलतापूर्वक लेने के तुरंत बाद यहां आ गया। मैंने बीच में बॉक्स को कभी नहीं छुआ। चू यांग्याओ पूरी तरह से भ्रमित था, उसे नहीं पता था कि गलती कहां हुई। पारिवारिक विरासत को रखने वाले बक्से में एक बड़ी लाल ईंट थी। ये कितनी गड़बड़ थी। ये किसी की पैंट के उभार में फंसी हुई मिट्टी जैसा था। यदि यह बकवास नहीं था तो ये काफी करीब था। काले वस्त्र वाले व्यक्ति को पता था कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रहा है, नहीं वह उसे झूठ बोलने की हिम्मत करेगा, क्योंकि भले ही वह झूठ बोलता हो, लेकिन उसे धोखा देने की क्षमता उसमें नहीं थी। काले रोब वाले आदमी ने शांत होकर समझा कि इसके पीछे शायद कोई छिपी हुई कहानी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपने इस बार इतने सारे औषधि ब्लूप्रिंट का योगदान दिया है, मैं आपको खुद को भुनाने का एक और मौका दूंगा। याद रखें, यदि आप इस बार इसे वापस लाने में असफल रहे तो आपको वापस आने की भी आवश्यकता नहीं है। चू यांग्याओ ने उनके शब्दों के निहितार्थ को समझा। यदि वह पारिवारिक विरासत को फिर से प्राप्त नहीं कर सका तो संभवतः उसका अपना जीवन जबत हो जाएगा, लेकिन वह फिर भी डर के मारे जल्दी से झुक गया। धन्यवाद, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद एल्डर, मैं वह वस्तु अवश्य वापस लाऊंगा। 24 अध्याय 24 यान शुद्ध सोने का शरीर, ये चैन के साथ पुनर्मिलन। कोई खुश है तो कोई परेशान। जबकि चू यांग्याओ अपनी बुद्धि के अंत में था, दूसरी ओर चू सी इतना उत्साहित था कि वह सो नहीं सका। बिस्तर पर लेकर वह आरामदायक स्थिति में आ गया। सिस्टम अनुकरण प्रारंभ करें। इस बार उनका अनुकरण लक्ष्य कियाओकियान था। लानत है, मैं उस घटिया ससुर द्वारा अब तक 2 बार मारी जा चुकी हूँ। अगर मैं उसकी बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं करता तो मैं उन 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दूंगा जो मैं पहले ही खो चुका हूँ। अनुकरण करने के लिए 11 खलनायक बिंदुओं का उपभोग करें। दिन सिमुलेशन शुरू हुआ। दिन 1, ये पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, आप गहरी नींद में सो गए। दिन 2, आप ऊर्जा से भरपूर उठे और बाहर गए। रास्ते में आपने कुछ छोड़बंदियों को एक दुकान से सुरक्षा शुल्क वसूलते देखा। आपने भीड़ में एक परिचित व्यक्ति को देखा, लेकिन आप उदासीन रहे क्योंकि इससे आपको कोई सरोकार नहीं था। आपको पता चला कि ये चेन ने अनुपस्थिति की लंबी छुट्टी ले ली थी। आप दृढ़तापूर्वक कियाओकियान के बगल में बैठे। उसने आपकी ईमानदारी की कमी और अनुबंध के उल्लंघन के बारे में शिकायत की, लेकिन आपने मोटे दिमाग से उसे नजरअंदाज कर दिया। दिन 3, आपके माता पिता और कबीले के बुजुर्ग यात्रा से थके हुए वापस आ गए। आपने पारिवारिक बैठक आयोजित की। निजी तौर पर आपने अपने दादाजी के खजाने के देर के बदले में पत्थर की नक्काशी का इस्तेमाल किया। आपने चरणपत्र का दोबारा ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आप कियाओकियान से जुड़े रहे। दिन 4, आप बेशर्मी से कियाओकियान से चिपके रहे। दिन 5, आप पूरे दिन कियाओकियान से चिपके रहे। आपके प्रति उसकी धारणा में काफी सुधार हुआ और उसने आपकी प्रगति का विरोध नहीं किया। दिन 6, आप कियाओकियान से जुड़े रहे। ऐसा लगता है कि युवा लड़की आपकी उपस्थिति की आदी हो गई है। दिन 9, आपका रिश्ता तेजी से गर्म हुआ। हर पल साथ निभाए थे तुम और अपना रिश्ता पक्का कर लिया था। तुम सब लड़कों की आंखों का कांटा बन गई। दिन 12, ड्राइव पर जाने के बहाने आप कियाओकियान को एक पहाड़ी सड़क पर ले गए। आपके समझाने पर आप दोनों ने शिखर पर स्पोर्ट्स कार के अंदर सेक्स किया। दिन 13, निश्चित फल का स्वाद चखने के बाद आप दोनों आदी हो गए और प्रजनन के सुखद कार्य को जारी रखा। दिन 14, आप दोनों इसके प्रति अथक समर्पित रहे। दिन 17, आपकी मौज मस्ती के बाद आपको आपके ससुर ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जो अभी आए थे। आपके रिश्ते का पता चलने पर वह गुस्से में आकर आपको मारना चाहता था। कियाओकियान आपके सामने खड़ा था, इसलिए उसने आपका पीछा नहीं किया, केवल आपको संयम में रखा। पिता और बेटी द्वारा एक दूसरे को पहचानने के बाद कियाओकियान ने आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान को खतरा दिया। कियाओकियान के साथ एक और बातचीत के बाद नाराज ससुर ने आखिरकार आपके रिश्ते का विरोध करना बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने आपकी खराब प्रतिभा और कम ताकत को तुच्छ समझा। उनका मानना था कि आप उनकी बेटी के लिए योग्य हैं।
मान्यता की उम्मीद में आपने तुरंत चू परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में अपनी पहचान बताई, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि चू परिवार को भविष्य में एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और उनका मानना था कि आपके पास कियाओ कियान की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। उन्होंने आपको एक अपूर्ण स्वर्ग स्तरीय निम्न श्रेणी की साधना तकनीक 9 यानप्यो गोल्ड बॉडी दी। आपको बॉडी टेम्परिंग तकनीक देने के बाद वह कियाओ कियान के साथ चला गया। जाने से पहले उन्होंने कहा कि पहले पारिवारिक संकट से उबरो। यदि आपने ऐसा किया तो आप उन्हें यानजिन के वान परिवार में पा सकते हैं। वे अगले दिन यानजिन के लिए प्रस्थान करेंगे। दिन 18 कियाओ कियान चला गया। ये जानकर कि वह यानजिन चली गई है, आपने उदास होकर लंबी छुट्टी ले ली और घर चले गए। आपको 9 यानप्यो गोल्ड बॉडी अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लगी। भले ही यह पहली 3 परतों का अधूरा मैनुअल था, फिर भी इसके प्रभाव असाधारण रूप से शक्तिशाली थे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आपने 9 यानप्यो गोल्ड बॉडी का लगन से अभ्यास किया। दिन 19 कुछ नहीं हुआ। आपकी यादों से यानजिन के वान परिवार की यात्रा नहीं हुई। कुछ महसूस करते हुए आपने खेती जारी रखने का फैसला किया। दिन 28 अपने अथक प्रयासों से आप अंततः 9 यानप्यो गोल्ड बॉडी की पहली परत तक पहुंच गए। आपने महसूस किया कि आपके भीतर यान ऊर्जा फूट रही है और आपकी त्वचा पर काला कीचड़ दिखाई देने लगा है। आप जानते थे कि यह मज्जा शोधन और सार शोधन की प्रक्रिया थी। आपकी प्रतिभा में सुधार हुआ और परिणाम स्वरूप आपकी साधना मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन के मध्य चरण तक पहुंच गई। आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब आप परिवार की पृथ्वी स्तरीय खेती तकनीक प्रोफाउंड हेवन आज सीख सकते हैं। आपने 9 यानप्यो गोल्ड बॉडी की खेती जारी रखी। दिन 32 आपके माता पिता ने आपको बताया कि 2 दिन पहले जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन पर एक बिल्कुल नया गुप्त क्षेत्र दिखाई दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि आप इसका पता लगाएंगे, शायद अपना दिमाग साफ करने के एक तरीके के रूप में। इस पर विचार करने के बाद आप सहमत हो गए। आपने मार्शल मास्टर नौवें वर्ग स्तर पर 50 से अधिक कुलों के साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। आपने कई प्राकृतिक खजानों की खोज की। दिन 33 आपके कुलों में से एक फैन जिंगहाओ ने आपको बताया कि जब वह एक कब्रिस्तान में कूड़ा उठा रहा था तो उसे गलती से एक खंडहर मिला जो विरासत का स्थान प्रतीत होता था। उत्साहपूर्वक आप अपने सभी अनुयायियों को वहां ले गए। खंडहरों पर पहुंचने पर आपकी मुलाकात ये चेन से हुई जिसने अभी विरासत प्राप्त करना समाप्त किया था। जब दुश्मन मिलते हैं तो उनकी आंखों में नफरत की चमक आ जाती है। ये चेन ने आप पर हमला किया और आप मर गए। जीवन अनुकरण खत्म हो गया। मूल्यांकन अविश्वसनीय रूप से छोटा जीवन। ये सोचते हुए कि आपने आशा पकड़ ली है और आप अपना भाग्य फिर से लिख सकते हैं, आपने सावधानी बरतने से परहेज किया। आप लापरवाह थे और चकमा देने में असफल रहे। 3 पुरस्कारों में से एक चुने। अनुभव छोटे जीवन से जीवन का अनुभव। ताकत मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन मध्य चरण 9 यानप्यो गोल्ड बॉडी फर्स्ट लेयर। आइटम कबीले के सदस्य फैन जिंगहाओ से ओली जी का एक विशाल ढेर। अनुकरण समाप्त होने के बाद चूसी कुछ हद तक उत्साहित था। मैं मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन मध्य चरण की ताकत को चुनता हूं। हालांकि वह तथाकथित विशाल ओली जी के बारे में उत्सुक था। इस खतरनाक काल्पनिक दुनिया में किसी की अपनी ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी। जैसे ही चूसी के शब्द गिरे, उस रहस्यमय शक्ति ने एक बार फिर उसके पूरे शरीर को घेर लिया जो इस बार अधिक समय तक रही। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर शक्ति फूटना चाहती है। अज्ञात समय के बाद रहस्यमय शक्ति नष्ट हो गई। चूसी की त्वचा काली कीचड़ की परतों से ढकी हुई थी। क्या ये पौराणिक कंडरा परिवर्तन और मज्जा सफाई है? ये किसी भी औषधीय स्नान से कहीं अधिक प्रभावी है। अतीत में उसके माता पिता अक्सर उसे औषधीय स्नान करने के लिए मजबूर करते थे, ये कहते हुए कि इससे उसका शरीर मजबूत होगा और उसकी प्रतिभा में सुधार होगा। लेकिन कई बार नहाने के बाद भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। परिणाम बहुत तत्काल है। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए और अपने शरीर में शक्ति को लगभग दोगुना महसूस करते हुए चूसी को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस हुआ। यहां तक कि खेती की तकनीकें जो मूल रूप से कुछ हद तक अपरिचित थी, अब बहुत तेजी से चल रही हैं। शायद बढ़ती शक्ति के कारण चूसी को थोड़ा घबराहट महसूस हुई और उसके दिमाग में तंद्रा की लहर दौड़ गई। हालांकि इस सिमुलेशन से अभी भी बहुत सी जानकारी को सुलझाना बाकी था। इस समय वह बस सोना चाहता था। हालांकि अपने शरीर पर काली कीचड़ की परत को देखकर जुनूनी बाध्यकारी चूसी ने पहले स्नान करने का फैसला किया। अन्यथा यह बहुत गंदा होगा। उसने उस समय नजर डाली, लगभग आधी रात हो चुकी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस अनुकरण में लगभग आधा घंटा लगेगा। बाथरूम में चूसी बाथटब में इत्मीनान से लेटा हुआ था। अपने शरीर से सारा काला कीचड़ साफ करने के बाद आखिरकार वह और अधिक देर तक टिक नहीं सका और उसने जोर से अपनी पलकें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद होने से ठीक पहले उसने दरवाजे के बाहर कदमों की स्पष्ट आवाज सुनी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो बाहर आसमान में रोशनी होने लगी थी। ओह, वो तो बहुत बढ़िया नींद थी। चूसी को असाधारण रूप से आरामदायक महसूस हुआ। अपने शरीर में सुधार होने के कारण वह केवल कुछ घंटों की नींद के बाद ऊर्जा से भरपूर थे। होश में आने पर उसे एहसास हुआ कि उसका कमरा किसी तरह बदल गया है। उसे केवल इतना याद था कि वह बाथरूम में बेहोश होकर सो गया था। उसके बाद क्या हुआ इसकी उसे कोई याद नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सोकर ही फिर से दूसरी दुनिया में चला गया? रुको, ये ज्योली और दूसरों के कमरे जैसा दिखता है। चूसी ने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह उठने ही वाला था उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ नीचे दबा हुआ है। मम्मा। जैसे ही उसका शरीर हिला उसके बगल से एक फीकी स्पष्ट कराह सुनाई दी। 25 अध्याय 25 दाव पावर ब्रेकर थ्रू 160 प्रथम स्वर्ग का मध्य चरण। चूसी ने नीचे देखा और तुरंत अपने रक्त प्रवाह को महसूस किया। इसका प्रभाव मज्जा सफाई और सार शोधन प्रक्रिया से भी अधिक था। जाहिर है बिस्तर 2 मीटर चौड़ा था, फिर भी वह दब गया था और उनके बीच कोई जगह नहीं बची थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, युवती पूरी तरह से पवित्र प्रकाश में डूबी हुई थी। पवित्र बकवास। क्या कल रात मेरी ऊंची जमीन चोरी हो गई? चूसी को निराशा की लहर महसूस हुई। अपने दोनों जन्मों में उन्हें अभी तक इसका अनुभव नहीं हुआ था। वह संभवतः इसे पहली ही बार में बर्बाद नहीं कर सकता था। मन ही मन बुदबुदाते हुए उसने कंबल उठाया और करीब से देखने की कोशिश की कि कुछ दिखे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। कोई विकल्प न होने पर उसने एक एक करके उन दोनों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और अंततः एक निष्कर्ष निकाला। कल रात कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए चूसी को समझ नहीं आया कि रो यहाँ से। वह अभी भी गहरी नींद में सो रही युवती के पास से दबे पांव आगे बढ़ा और बिस्तर से लुढ़क गया। उसने लापरवाही से वे कपड़े पहन लिए जो उन दोनों ने पहले से तैयार करके सोफे पर रखे थे। वह अपने शरीर पर उस युवती की सुगंध को हल्की हल्की गंध महसूस कर सकता था। उन दोनों को जगाए बिना चूसी ने पहले समय की जांच की। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। शुरुआती घंटे का फायदा उठाते हुए उन्होंने कुछ देर प्रशिक्षण कक्ष में व्यायाम किया। गर्म होने के बाद उन्होंने उत्साहपूर्वक दाव पावर टेस्ट चालू किया। बीप 160। फिर उन्होंने अपनी युद्ध शक्ति का भी परीक्षण किया। 178। अच्छा, चूसी अंततः संतुष्ट हो गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल एक रात में उनकी दाव पावर का मूल्य 110 से 160 तक बढ़ गया था, जो मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन क्षेत्र की ताकत तक पहुंच गया था। उन्हें और भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी युद्ध शक्ति भी बढ़कर 178 हो गई थी। अगली बार जब मैं अनुकरण करूंगा तो मैं 1000 साल पुराना कछुआ बन जाऊंगा।
लाभों का स्वाद चखने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि चूंकि उनकी प्रतिभा में सुधार हुआ है, इसलिए उन्हें अगले अनुकरण में दशकों तक परिश्रमपूर्वक अभ्यास करना होगा और एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करना होगा। ससुर अब भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने मुझे स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक दी और यह सिर्फ एक अधूरा संस्करण है। यदि यह पूरा होता तो क्या यह स्वर्ग श्रेणी से आगे नहीं बढ़ जाता? टीएस वह नहीं जानता था कि स्वर्ग पद से ऊपर कौन सा पद है, लेकिन अपने ससुर के प्रति उसकी धारणा काफी बढ़ गई थी। कौन परवाह करता है कि इंजन के वान परिवार के साथ उसका क्या संबंध है, जब तक वह हमें से एक है, ये ठीक है। इस समय चूसी पूरी तरह से भूल गया था कि वह अपनी पीठ पीछे दूसरे पक्ष को कैसे कोसता था। यंग मास्टर, दरवाजे के बाहर फूबो की आवाज ने उसके उत्साह को बाधित कर दिया। ओह अंकल फू, आप इतनी जल्दी उठ गए। ये यंग मास्टर है जो जल्दी उठ गया है। क्या आप कल रात ठीक से सोए नहीं थे? क्या आपको चाहिए कि मैं आपके लिए छुट्टी मांगूं ताकि यंग मास्टर ठीक से आराम कर सके? कोई जरूरत नहीं अंकल फू, मैंने कल रात बहुत अच्छा आराम किया। बहुत अच्छा यंग मास्टर। इस समय फूबो ने चूसियाई के पीछे परीक्षण उपकरण पर ध्यान दिया। दो चमकीले लालनपुर ने उसे चौंका दिया। क्या यह आपकी दाव पावर है यंग मास्टर? चूसी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, आगे बढ़ा और लापरवाही से कहा, हाँ मुझे हाल ही में एक छोटी सी सफलता मिली है, इस पर ध्यान न दें। फूबो, आप इसे छोटी सफलता कहते हैं? न केवल उसकी दाव शक्ति 160 तक पहुंच गई, बल्कि उसकी लड़ाकू शक्ति 178 तक भी पहुंच गई। उन्हें स्पष्ट रूप से याद है कि कुछ समय पहले चूसी की दाव पावर केवल 60 के दशक में थी। सचमुच यंग मास्टर सचमुच बड़ा हो गया है। उसे पहले खेलने का बहुत शौक था। इस भयानक साधना गति के साथ यंग मास्टर को एक मार्शल आर्ट प्रतिभावान होना चाहिए। हमारे चू परिवार को अंततः एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। शायद परिवार और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। ये सोचकर फूबो संतुष्ट होकर मुस्कुराए। जब मास्टर और मैडम इस बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। मम्मा, जब वे वापस आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा। चूसी ने अपनी प्रतिभा को छुपाने का इरादा न रखते हुए बिना शर्त उत्तर दिया। उसे दूसरों को आश्चर्यचकित करने के लिए कमजोर होने का नाटक करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये नायक के लिए दिखावा करने और दूसरों को अपमानित करने का एक सामान्य तरीका था। वह दूसरी पीढ़ी के सर्वोच्च पूर्वज थे, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने का क्या अवसर होगा। इसके अलावा उसकी गोल्डन फिंगर के साथ उसे भविष्य में और अधिक मजबूत बनना था। अगर वह इसे छुपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सका। ... चूसी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और फूबो से ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। उसे कल सुपरकार चलाने का अनुभव हुआ। खुद गाड़ी चलाने की तुलना में चूसी को लगा कि ड्राइवर को बुलाना अधिक सुविधाजनक है। अब लगभग 7 बज चुके थे। रोमचेन नंबर 1 हाई स्कूल जाने का समय हो गया था। क्या आप पूछते हैं कि वह खेती जारी क्यों नहीं रख रहा है? सिस्टम के रहते हुए क्या उसे खेती करने की जरूरत है? क्या जीवन को सही ढंग से अनुभव करना बेहतर नहीं है? इसके अलावा उसकी मंगेतर अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। वह अपने ससुर की दयालुता का बदला चुकाने में असफल नहीं हो सका। ये सोचकर कि कैसे कियाओ कियान ने सिमुलेशन में उसकी इतनी मदद की थी और कैसे उसने उसकी वजह से हेवन रैंक बॉडी टेम्परेचर भी प्राप्त किया था, चूसी भावुक होने से खुद को नहीं रोक सका। महम, कियाओ कियान बहुत उपयोगी, वास्तव में सबसे मजबूत उपकरण व्यक्ति होने के योग्य। कुछ ही मिनटों में एक एसला स्ट्रेच सेडान चूसी के आंगन के प्रवेश द्वार पर रुकी। काला सूट और सफेद दस्ताने पहने एक ड्राइवर की सीट से बाहर निकला। उन्होंने पहले आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर धीरे से चूसी के लिए पीछे की कार का दरवाजा खोला। यंग मास्टर कृपया अंदर आए। मम्मा ... कार धीरे धीरे चल पड़ी और सड़क पर आसानी से चलने लगी। खिड़की के बाहर का दृश्य धीरे धीरे कम हो गया। चूसी को यह हुआ लगा, इसलिए उसने अपना ध्यान कार के अंदर स्थानांतरित कर दिया। उसने ड्राइवर की ओर देखा और किसी कारण से अचानक उसके मन में एक विचार आया, जिसे उसने पूछा, मास्टर आपका काम क्या है? ड्राइवर, अहम। चूसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पैर की उंगलियां शर्मिंदगी से मुड़ गई और उसने तुरंत विषय बदल दिया। हे मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आप चू परिवार में कितने समय से हैं? यंग मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, मेरा नाम फैन जिंगहाओ है। मैं चू परिवार के साथ 15 वर्षों से हूँ। ड्राइवर ने सरलता से उत्तर दिया। चूसी, हे भगवान, तो क्या आप वह व्यक्ति हैं जिसने गुप्त क्षेत्र में किसी और की कब्र पर मत किया और फिर खंडहरों की खोज की? जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि सिमुलेशन नाम से मल का विशाल टुकड़ा इसी ड्राइवर द्वारा उत्पादित किया गया था, चूसी को पूरी तरह से भयानक महसूस हुआ। उसने ड्राइवर की ओर एक बार फिर ध्यान से देखा। वह आदमी बहुत बुरा नहीं लग रहा था, तो अचानक उसे कब्ज की समस्या क्यों होने लगी? ओह, चूसी को इस तरह अजीब नजर से घूरते हुए देखकर फैन जिंगहाओ को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। क्या गलत है यंग मास्टर? क्या कुछ गड़बड़ है? उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं उसने यंग मास्टर को नाराज तो नहीं किया है। क्या उसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। हाल ही में आपका मत त्याग कैसा रहा है? चूसी ने अनजाने में अपने मन में संदेह व्यक्त किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूसी का सवाल सुनकर ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ लगभग खो दी। यंग मास्टर ने उनसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? क्या यंग मास्टर के पास यह अफवाह हो सकती है? ड्रैगन और यान के प्रति रुझान। फिर से एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही है। चूसी ने तुरंत कहा, गलत मत समझो, मैं वास्तव में एक छोटे भाई के बारे में चिंतित हूँ। फिर उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा, यदि आपको कब्ज है तो डॉक्टर को दिखाना याद रखें। फैन जिंगहाओ का स्प्रिंग टिकड़ा हो गया और वह और भी अधिक भयभीत हो गया। हाँ, युवा मास्टर। यंग मास्टर को अपनी कब्ज जैसी निजी चीज के बारे में भी पता था। ऐसा लगता था कि यंग मास्टर को वास्तव में पुरुषों के प्रति प्राथमिकता थी। यदि यंग मास्टर को उस पर जबरदस्ती करनी पड़े तो क्या उसे स्वीकार करना चाहिए या उसे प्रतिरोध का दिखावा करना चाहिए? शेष यात्रा के दौरान दोनों चुप रहे। केवल ड्राइवर अभी भी आंतरिक रूप से बेतहाशा चीजों के बारे में सोच रहा था। ... 10 मिनट बाद कार शहर क्षेत्र में प्रवेश कर गई। असंख्य ऊंची इमारतों ने चूसी को एक बार फिर इस दुनिया के आश्चर्य से आश्चर्यचकित कर दिया। काल्पनिकता और प्रौद्योगिकी के सही मिश्रण ने विश्व की शक्ति का प्रदर्शन किया। चिंतन में खिड़की से बाहर देखते समय चूसी ने अचानक देखा कि 1 दर्जन से अधिक गिरोह के सदस्य सड़क के किनारे नाश्ते की दुकान पर परेशानी पैदा कर रहे थे। स्टॉल मालिक एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो बदमाशों के उस समूह के साथ सावधानी से बातचीत कर रही थी। इस समय चूसी ने अचानक भीड़ में रोमचेन नंबर 1 हाई स्कूल की वर्दी पहने हुए एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति को देखा। गाड़ी रोको। ड्राइवर ने आसानी से कार को सड़क के किनारे खींच लिया। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, चलो नीचे चले और कुछ ले। चूसी ने खिड़की से बाहर देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। 26 अध्याय 26। क्या ये दिखावा करने और चेहरे पर थप्पड़ खाने का मौका नहीं है? अरे मनहूस औरत, क्या तुम भरी हो या क्या तुम समझ नहीं रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ? जल्दी करो और इस महीने की सुरक्षा राशि सौंप दो। वक्ता एक मजबूत कदकाठी वाला गहरे रंग का आदमी था। उनकी ताकत मार्शल आर्टिस्ट के चौथे स्तर पर थी, जिससे पता चलता है कि वह इस समूह के नेता थे। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था जो उसकी आंख से लेकर उसकी ठुड्डी तक जा रहा था। कुछ कदम करीब चलने के बाद चूसी ने दूसरे व्यक्ति की तेज आक्रामक धमकियां सुनी।
उसी समय रोनचेन नंबर 1 हाई स्कूल लिखी वर्दी पहनने वाली लड़की आगे बढ़ी और उसे समझाने के लिए धीरे से बोली, भाई स्कार, हमने पहले ही इस महीने की फीस का भुगतान कर दिया है, आप केवल एक सप्ताह के बाद इसे फिर से क्यों मांग रहे हैं। चूसी ने पास की लड़की की ओर देखा जो स्पष्ट रूप से भयभीत थी, लेकिन फिर भी बहादुरी से आगे बढ़ी और उसे थोड़ा अधिक सम्मान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लड़की लगभग 1.65 मीटर लंबी थी। उसका छोटा खरबूजे के बीच के आकार का चेहरा बहुत ही संगत बड़े फ्रेम वाले चश्मे से सजाया गया था। उसके पास एक साधारण चोटी थी, फिर भी यह उसकी गोरी बस सफेद त्वचा को छिपा नहीं सकी। चूसी इस लड़की को जानता था, हालांकि वह उसका नाम याद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद था कि वह उसकी कक्षा में थी। वह आमतौर पर चुप रहती थी और बहुत कम बोलती थी, इसलिए वह कभी भी अलग नहीं दिखी। स्कार ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बेकार की बातों में मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। अगर मैं कहूं कि आपको आज भुगतान करना होगा तो आप आज भुगतान करेंगे। इस मैदान पर मेरे नियम ही नियम है। स्कार के क्रूर चेहरे और उग्र अभिव्यक्ति से लड़की डर गई थी। बेहद डरी हुई होने के बावजूद उसने पूरी हिम्मत जुटाई और ऊपर देखा। मैं अब पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। मैं अपना वजीफा लेने के लिए मार्शल आर्ट्स अलायंस में जा सकता हूं। जैसे ही मैं इसके लिए आवेदन करूंगा मैं इसे आपको दे दूंगा, ठीक है भाई स्कार। स्कार कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उसके सामने ये हाई स्कूल की लड़की पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट थी। वह उसकी ऊपर से नीचे तक जांच करने से खुद को नहीं रोक सका। अब उसे देखकर वह नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया, इतनी साधारण दिखने वाली ये लड़की वास्तव में इतनी सुंदर थी। ये सोचकर स्कार बुरी तरह मुस्कुराया। मार्शल आर्टिस्ट वजीफा, ये किसी के लिए कितना पैसा है? इसके अलावा मैं बात के लिए इंतजार नहीं कर सकता, मुझे यह आज ही चाहिए। आखिरकार लड़की इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और धीरे धीरे रोने लगी। ये कैसे हो सकता है? रोती हुई लड़की को देखकर स्कार और भी उत्साहित हो गया। ये कैसा रहेगा, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ और मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांगूंगा। उसने व्यंग किया और उसके करीब आया, अपने बड़े पीले दांतों की 2 पंक्तियां दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। लड़की चौंक गई और अचानक 2-3 कदम पीछे हट गई। तुमने हिम्मत की। यदि आप और भी करीब आते हैं तो मैं आपको त्यानवु डिवीजन को रिपोर्ट करूंगा। असहाय होकर वह अब केवल त्यानवु डिवीजन का नाम ले सकती थी, प्रार्थना कर रही थी कि यह उसे रोक देगा। आखिरकार मानव समाज में त्यानवु डिवीजन का अधिकार अभी भी काफी महत्वपूर्ण था, अन्यथा यह मार्शल दुनिया लंबे समय तक अराजकता में डूबी रहती जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते। लेकिन स्कार पूरी तरह से बेपरवाह था। इसके बजाय वह और अधिक ऊर्जावान हो गया। तो क्या हुआ यदि आप त्यानवु डिवीजन को रिपोर्ट करते हैं? वहां बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए पतन सहने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि मैं मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी खो दूंगा? जैसे ही वह बोला वह और भी अधिक दिल से हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे जितना अधिक उसने विरोध किया वह उतना ही अधिक उत्तेजित हो गया। अधेड़ उम्र की महिला तेजी से आगे बढ़ी। भाई स्कार, कृपया जियानिक्सिन के लिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ, वह सिर्फ एक है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, स्कार ने अधीरता से टोक दिया, दफा हो जाओ, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैंने अपना मन बदल लिया है, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए। चूसी, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, ने चुपचाप उसे अंगूठा दिया। यह आदमी मुझसे कहीं अधिक खलनायक है, पेशेवर बिल्कुल अलग है। लड़की निराशा में पड़ गई और असहाय होकर रोने लगी। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच ली। यदि वह आदमी लापरवाही से काम करने की हिम्मत करता है तो वह उसे अपने साथ ले जाएगी, भले ही इसका मतलब मौत हो। बॉस, कृपया एक कटोरा टोफू पुडिंग, ओह, और इसे स्वादिष्ट प्रकार का बनाओ। मीठी किस्म से मुझे खांसी आती है। इसी समय एक अलसाई सी आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने देखा कि असाधारण कदकाठी वाला एक सुंदर युवक एकमात्र साबुत मेज के सामने बैठा है और लापरवाही से अपने पैरों पर पैर रखकर यह कह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सामने आने वाले दृश्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये वह है। लड़की ने एक नजर में चूसी को पहचान लिया। आखिरकार वह उनकी कक्षा में सबसे उल्लेखनीय चरित्र था। स्कार गुस्से में था। किसी की उसे टोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्होंने नहीं देखा कि वह यहाँ व्यस्त था? बच्चे, आज हम बंद हैं, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। ये सुनकर चूसी ने नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने मजाक उड़ाया, आप यहाँ के मालिक नहीं हैं, आप अपना मुंह क्यों डाल रहे हैं? धिक्कार है। स्कार को ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। वह ब्लड शार्क गैंग का प्रतिष्ठित नेता आज वास्तव में एक साधारण व्यक्ति द्वारा उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। अगर यह बात निकल गई तो वह अपनी इज्जत कहां बचाएगा? चूसी, जल्दी करो और चले जाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें शामिल मत हो। लड़की ने तुरंत चूसी को चिल्लाया। वह नहीं चाहती थी कि किसी निर्दोष व्यक्ति को मुसीबत में घसीटा जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्कार और उसके लोग पहले ही चूसी की मेज तक चले गए और दुष्टतापूर्वक कहा, बच्चे, क्या तुम हमेशा इतने बहादुर हो? क्या तुमने अपने दादाजी स्कार का नाम नहीं सुना? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। चूंकि तुम बहुत बुरी तरह मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अपने सामने बदसूरत चेहरे को देखकर चूसी को यह मनोरंजक लगा। उन्होंने अभी अभी कहा था कि उन्हें कभी हाथापाई और थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिला और अब कोई उन्हें यह मौका दे रहा है। क्या इसका उद्देश्य उन्हें नायक बनाना था? क्षमा करें, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। वह सभी छोटी हंसियों के नाम जानता था। चूसी को अभी भी मुस्कुराते हुए देखकर स्कार और भी क्रोधित हो गया। धिक्कार है तुम। वह शाप देने लगा और प्रहार करने को तैयार हो गया। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारो, चूसी ने हल्के से कहा। थप्पड़, एक करारा तमाचा गूंजा। स्कार पीछे की ओर उड़ गया, उसका सिर लगभग मिट्टी में दब गया और उसके कई बड़े पीले दांत टूट गए। हालांकि स्कार को चक्कर आ रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। उसने सूट पहने उस आदमी की ओर गुस्से से देखा जिसने अभी अभी उसे मारा था। मार्शल मास्टर क्षेत्र। उसके हृदय को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो और उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। इस क्षेत्र का एक पावरहाउस अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? जारी रखना। थप्पड़, एक और तमाचा पड़ा। स्कार का चेहरा तेजी से सुअर के सिर की तरह सूज गया। उसके गाल ऐसे लग रहे थे जैसे वह 80 साल से सुपारी चबा रहा हो। फैंग जिंगहाओ ने स्कार को, जो एक मरे हुए सुअर जैसा दिख रहा था, एक हाथ से खींचा, फिर लापरवाही से उसे वापस मेज के सामने फेंक दिया। यंग मास्टर। स्कार इस बात पर अविश्वास से देख रहा था कि यह मार्शल मास्टर क्षेत्र विशेषज्ञ इस युवा मास्टर के प्रति कितना सम्मानजनक था, यहाँ तक कि उसे यंग मास्टर के रूप में भी संबोधित करता था। इस समय वह और भी अधिक हताश था। उसका हृदय झील की तल में डूब गया। खत्म हो गया। उसने लोहे की प्लेट को लात मार दी थी। मैं, जैसे ही स्कार दया की भीख मांगने वाला था, उसने चूसी की राक्षसी आवाज सुनी। मैं बहुत उत्सुक हूं, क्या आप हमेशा इतने बहादुर हैं? उसे जवाब देने का समय दिए बिना चूसी ने फिर से फैंग जिंगहाओ की ओर देखा। क्या मैं अभी रुकने के लिए कह सकता हूं? मारते रहो, बस उसे मत मारो। हाँ यंग मास्टर। ये कहते हुए फैंग जिंगहाओ ने एक हाथ से स्कार को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर तेजी से थप्पड़ मारा। थप्पड़ 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 थप्पड़। थप्पड़ों की आवाज लगातार आ रही थी। उनके पीछे स्कार के माथातों का समूह ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर ले लिया हो। एक इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अपने मालिक को दूसरे आदमी के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह देखते हुए वे भी बर्फीले गड्ढे में गिर गए, इस डर से कि मालिक उन्हें आपदा में शामिल कर सकता है।
अब स्कार पर ध्यान न देते हुए चूसी मुस्कुराए और पास में मौजूद माँ और बेटी की ओर देखा। मैडम, मेरा टोफू पुडिंग कहाँ है? वे दोनों, जो अभी भी अचंभे में थे, अचानक वास्तविकता में वापस आ गए, जैसे उन्हें माफी मिल गई हो। अधेड़ रूम की महिला ने तुरंत सावधानी से उत्तर दिया, और ठीक है, ठीक ऊपर आ रही हूँ। उसके बगल वाली लड़की भी अपना मुंह थोड़ा खुला किए हुए खड़ी थी और चूसी को घूर रही थी। 27 अध्याय 27 में अभी भी आपके उद्दंड रवैये को पसंद करता हूँ। कुछ ही मिनटों में अधेड़ रूम की महिला ने मेज पर स्वादिष्ट टोफू पुडिंग का एक गर्म कटोरा परोसा। चूसी ने उम्मीद से उस पर फूंक मारी, फिर चम्मच उठाया और काट लिया। मम्मा, स्वादिष्ट। उन्होंने अच्छे भोजन की प्रशंसा करने में कभी कंजूसी नहीं की। चूसी को बचपन से ही स्वादिष्ट टोफू पुडिंग बहुत पसंद थी और अब भी जब वह स्थानांतरित हो गया था और एक युवा मास्टर बन गया था, उसने इस प्राथमिकता को नहीं छोड़ा था। कटोरे में टोफू पुडिंग का आखिरी टुकड़ा खत्म करने के बाद उसने संतुष्ट होकर अपने पेट को थपथपाया। सचमुच सुबह एक कटोरा स्वादिष्ट टोफू पुडिंग खाना जीवन के महान सुखों में से एक था। थपथपाओ थपथपाओ थपथपाओ। खाने की मेज पर फैंग जिनघाओ अभी भी ताली बजा रहा था, उसके हाथ थक गए थे। सौभाग्य से चूसी ने तब बात की। ठीक है, रुको। फैंग जिनघाओ तुरंत रुके और लापरवाही से स्कार को जमीन पर फेंक दिया। निशान अब पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था, उसके पूरे चेहरे पर एक भी दाग बरकरार नहीं था और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जी महान युवा मास्टर। स्कार अपने कटे फटे मुंह से कुछ शब्द हकलाने में कामयाब रहा, जो अस्पष्ट और अस्पष्ट लग रहे थे। मेरी जान बख्श दो और मैं वादा करता हूं कि जब मैं वापस आऊंगा तो सुधर जाऊंगा। पूरी तरह से बेसुध होकर पीटा गया, वह केवल महान राक्षस चूसी के चंगुल से तुरंत बचना चाहता था। चूसी ने अपने पैर क्रॉस किए और इत्मीनान से कहा, मुझे वास्तव में आपका पिछला अहंकारी रूप पसंद है, इसे पुनः प्राप्त करें। निशान, ओह, उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि चूसी का क्या मतलब है और उसने एक पल के लिए भी बोलने की हिम्मत नहीं की। और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा? स्कार हैरान था। क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे पक्ष ने उसे जाने देने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए उसे पीटना बंद कर दिया? क्या वह नहीं जानता था कि हत्या गैरकानूनी थी? उसने केवल लोगों को डराने का साहस किया, त्यानगु डिवीजन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। महान युवा मास्टर, लोगों को मारना गैरकानूनी है। चूसी खुश था, एक खलनायक के मुंह से यह शब्द सुनना बेहद हास्यास्पद लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए एक हाथ से अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया, एक मुस्कुराहट जो लगभग जंगली थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए दोष लेने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे कोई नुकसान होगा? ये सुनने के बाद स्कार को ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी मल खाया हो। क्या वे वही शब्द नहीं थे जो उसने अभी अभी उस युवती से कहे थे? अब चूसी ने उन्हें शब्दशः वापस कर दिया था। जबकि स्कार अभी भी स्तब्ध था, चूसी धीरे धीरे उसके पास आया और धीरे से कहा, त्यानगु डिवीजन के नियम आम लोगों को नियंत्रित करने के लिए है और मैं उस समूह में शामिल नहीं हूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चूसी की शैतानी फुसफुसाहट को सुनकर स्कार ने आखिरकार सच्चा आतंक दिखाया और उसके पैरों के बीच से पीले तरल पदार्थ की एक धारा लीक हो गई। सचमुच उसने डर के मारे खुद को गीला कर लिया था। मुझे क्षमा करें, मैं सचमुच गलत था, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। चूसी ने उसे तिरस्कार से देखा। यदि माफी उपयोगी होती तो त्यानगु डिवीजन किस लिए होता? ये कहते हुए उन्होंने फैंग जिनघाओ की ओर देखा। बाद वाले ने समझा और एक हथेली के प्रहार से स्कार का जीवन समाप्त कर दिया। अपने अंतिम क्षण में स्कार की आंखें अभी भी अविश्वास से भरी थीं। उसने वास्तव में किसी को मारने का साहस किया, फिर उसकी चेतना पूरी तरह से गायब हो गई। चूसी को किसी की हत्या करने में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले ही विभिन्न विचित्र तरीकों से 1 दर्जन से अधिक बार मर चुका था, ये कुछ भी नहीं था। इसके अलावा जिस क्षण से स्कार ने चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज को धमकी दी, शाप दिया और यहां तक कि उस पर हमला करने का प्रयास किया, उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। भले ही चूसी ने कुछ नहीं किया होता, वह आदमी अगला सूर्योदय देखने के लिए जीवित नहीं होता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ज्यादा दूर नहीं, माँ और बेटी एक साथ लिप गई। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी हत्या को देखा। वे डर के मारे चीखना चाहते थे लेकिन खुद पर काबू पाने में कामयाब रहे। बावजूद इसके उस युवक ने उनके परिवार को बचा लिया था। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि उस युवक के हस्तक्षेप के बिना उनका भाग्य क्या होता। युवती ने चूसी की ओर देखा, कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए वह बस देखती रही। चूसी ने स्कार के अधीनस्थों पर अपनी निगाहें घुमाई, जिससे वे डर से कांपने लगे। उनमें से 2 ने तो सीधे तौर पर खुद को गीला कर लिया। वे सब भीड़ थे, केवल मृतक स्कार के पास ही कोई वास्तविक ताकत थी। आप चूसी ने लापरवाही से पीले बालों वाले ठगों में से एक की ओर इशारा किया। पीले बालों वाले ठग ने बाएं और दाएं देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि चूसी उसकी ओर इशारा कर रहा था, वह घबराकर अपने घुटनों पर गिर गया और भीख मांगते हुए बोला, सर, बिग ब्रदर, मैं यहाँ नया हूँ, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। चूसी उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। धन्यवाद बड़े भाई, इस लाश को ले जाओ। अगर ये यही रहेगी तो लोग व्यापार कैसे करेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब तक को एहसास हुआ कि वह आदमी उसे जाने दे रहा है तो वह पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत आभारी हो गया। हाँ बिग ब्रदर, मैं उसे अभी ले जाऊंगा। इतना कहकर वह लाश उठाने के लिए आगे बढ़ा। चूसी ने तब कहा, मेरा नाम चूसी है। पीले बालों वाला ठग रुक गया। इस स्वामी के साथ क्या हो रहा था? अचानक आत्मा परिचय क्यों? लेकिन चूसी, वह नाम परिचित लग रहा था। रुको, चूसी। पीले बालों वाले ठग को कुछ एहसास हुआ और वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। चूसी ने खुद से बात करना जारी रखा, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, मैं रोनचेन के चू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। पीले बालों वाले ठग ने बोलने की हिम्मत नहीं की और कठिनाई से सिर हिलाया। रोम शहर में यंग मास्टर चू का नाम किसने नहीं सुना था? बात सिर्फ इतनी थी कि गिरोह के ठगों के रूप में उनके पास ये जानने की योग्यता नहीं थी कि वह कैसा दिखता था। चूसी के सामने वे छोटे फ्राई भी नहीं थे, अधिक से अधिक विप्लवक थे। दबंग होना उसका विशिष्ट गुण था। ये छोटे पात्र बस वही उठा रहे थे जिसके साथ दूसरों ने खेला और त्याग दिया था। आज बाहर जाने से पहले उन्होंने पंचांग क्यों नहीं देखा? वे इस भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हैं? मैं तुम्हें ये बात दोस्त बनाने के लिए नहीं बल्कि केवल एक बात बताने के लिए कह रहा हूं। ये कहते हुए चूसी ने फिर से जमीन पर पड़े स्कार की ओर इशारा किया, इस व्यक्ति, तुमने उसे मार डाला, क्या तुम समझे? हाँ, मैं समझता हूं। तभी चूसी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, शव को ले जाओ और तुम में से बाकी लोग अन्य स्टालों को साफ कर देंगे। हाँ, जैसे ही बातें हुई, ठगों के समूह ने तुरंत नाश्ते के स्टालों को साफ करना शुरू कर दिया जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे। और जमीन पर पड़े पीले बालों वाले ठग को आखिरकार होश आ गया और उसने स्कार की लाश को जबरदस्ती खींच लिया। तो क्या हुआ अगर उसने अपराध स्वीकार कर लिया? हालांकि हत्या के परिणाम गंभीर थे, फिर भी ये लाश के रूप में जमीन पर पड़े रहने से बेहतर था। इसके अलावा क्या स्वयं को दोषी ठहराने से सजा कम नहीं हो जाएगी? ठगों का समूह तेजी से वहां से चला गया और कुछ ही समय में उन्होंने नाश्ता स्टालों को साफ कर दिया। यहां तक कि पतले पीले बालों वाले ठग ने भी अपने दांत पीस लिए और लगभग 200 पाउंड के स्कार को तेजी से खींचकर ले जाने में कामयाब रहा। डॉट डॉट डॉट। पास की युवती डरते डरते 2 कदम आगे बढ़ी। जब वह चूसी से लगभग 3 मीटर की दूरी पर थी तब रुक गई और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी।
चूसी ने उसे टोकते हुए उस युवती की ओर देखा जिसकी आंखें अभी भी आंसुओं से चमक रही थी। तुम मेरी कक्षा में हो, हैन्ना। मुझे तुम्हारे बारे में आभास है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है वेन यूक्सियान। वेन यूक्सियन। सौम्य और गुनी थोड़ी सी भी उत्तेजना पर रोने लगती है। हम नाम वास्तव में आप पर सूट करता है। वेन यूक्सियन। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे।